शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहिबा कैसे हो आप लोग? बोलो बिंदास, जबरदस्त, जिंदाबाद। आज हम देखेंगे नोकलार। प्रोफेशनल इथिक्स में अभी तक हमने देखे है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड तुम्हारे थ्रेड्स। आज हम देखेंगे नोकलार। सबसे पहले समझे कि नोकलार जो वर्ड है ना वो बना कैसे। नोकलार वर्ड बना है नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन से। कैसे? नॉन का कंप्लायंस का सी, लॉज का एल, एंड का ए, एंड तुम्हारे रेगुलेशन का आर। सो नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन बन गया नोकलार। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल है, जब जब कंप्लायंस नहीं होता है लॉज एंड रेगुलेशन का तो तुमको यहाँ पे कुछ तो बात आती है। ठीक है, कुछ तो बात आती है। नोकलार क्या है ये समझने से पहले मैं आपको लेकर चलूंगा कि एक किसको एप्लीकेबल है, एक किसको एप्लीकेबल है, एंड हम इसको प्रोफेशनल इथिक्स इस चैप्टर में क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोकलार को ही आके देखते हैं ना, किस चीज को नोकलार एप्लीकेबल होता है इंडिया में, खास करके इंडिया में। तो देखो दो चीजें, दो है हमारे पास। एक है प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस। इन सर्विस मतलब कौन? जॉब वाले, जॉब वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट, जॉब वाले सीए है ना, उनको एप्लीकेबल है। एंड दूसरा प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, जो फर्म चलाते हैं प्रैक्टिस में है वो वाले सीए। ठीक है, तो जॉब वाले जो सीए है ना वो उसमें किसको एप्लीकेबल है? देखो एक तो बात समझो, दिमाग में रहने दो कि जो नोकलर है ना एक तब एप्लीकेबल होता है जब तुम लिस्टेड एंटिटी में जॉब करते हो या फिर लिस्टेड एंटिटी का तुम क्या करते हो? ऑडिट करते हो। ठीक है, वापस वापस अब जॉब वाले के केस में आते हैं। जॉब वाले के केस में आते हैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस, एप्लीकेबल टू सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट। बात वर्डिंग क्या है देखो, एमसीक्यू के लिए पूछ सकता है। सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट, सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस बीइंग एम्प्लॉइज ऑफ लिस्टेड एंटिटी। मतलब एक तो सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट है इन सर्विस बीइंग एम्प्लॉइज ऑफ लिस्टेड एंटिटी, मतलब सीनियर तो है ही है, ऊपर से लिस्टेड एंटिटी में। मतलब देख रहे हो कहाँ पे जा रहे हो तुम। सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट का मतलब होता है डायरेक्टर, ऑफिसर्स और सीनियर एम्प्लॉयज रेफर टू की मैनेजरियल पर्सन KMP एबल टू एक्सर्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर एंड मेक डिसीजंस। मतलब तुम्हारे लिस्टेड कंपनी के, तुम्हारे लिस्टेड कंपनी के जो टॉप वाले लोग हैं, जो टॉप वाले लोग हैं, अगर उसमें सीए जाके बैठ जाता है, अगर उसमें सीए जाके बैठ जाता है एज अ सर्विस, सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट, तो वहां पे तुमको देखना पड़ेगा कि वहां पे नोकलार वाला कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी है, वहां के टॉप लोग, टॉप लोग मतलब क्या, बोर्ड में हो सकता है, TCWG बोर्ड मैनेजमेंट हो सकता है, CFO में जाके बैठ सकता है। तो वहां पे तुमको क्या आएगा, तुमको नोकलार वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा कि मैनेजरियल पर्सन KMP डायरेक्टर है, ऑफिसर है, सीनियर एम्प्लॉय है, और वो क्या कर सकता है वहाँ पे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है या फिर डिसीजन ले सकता है, वो वाले सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट को नोकलार एप्लीकेबल होता है। प्रैक्टिस 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 वालों के लिए क्या बोला है उन्होंने? प्रैक्टिस वालों के लिए बोला है एप्लीकेबल टू ऑडिट एंगेजमेंट्स, ऑडिट एंगेजमेंट्स, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, जहाँ पे ओपिनियन जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, ऑफ द एंटिटीज the shares of which are recognized on the are listed on the recognized stock exchange in India and have a net worth of 250 crores of rupees or more। एंड है दोस्त, एंड है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। मतलब लिस्टेड कंपनी तो होना ही होना है, साथ में उसका नेट वर्थ जो है ना 250 करोड़ रुपीस या फिर उससे ज्यादा, 250 CR या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, तो तुमको नोकलार का जो कंसेप्ट है ना एप्लीकेबल हो जाएगा। देख दोस्त, वैसे तो उन्होंने बोला है कि लिस्टेड कंपनी, एंड वो लिस्टेड कंपनी जो है ना, सारी लिस्टेड कंपनी नहीं, सिर्फ वो वाली लिस्टेड कंपनी जो बड़ी बड़ी है, बड़ी बड़ी है मतलब 250 CR नेटवर्थ या उससे ज्यादा है। अभी सर ये 250 कहाँ से आया? तो यहाँ पे तो ये समझेगा कि हम ऊपर जाके ऐसे 250 के साथ में नोकलार को कंपेयर करते हैं, तो ये जो ऐसे 250 का जो 250 है ना, वहां से ही इन्होंने उठा दिया और नेटवर्थ बोला 250 CR या फिर उससे ज्यादा है, तो तुमको वो भी लिस्टेड कंपनी तो होना ही मांगता है। लिस्टेड कंपनी में भी 250 करोड़ या उससे ज्यादा अगर है ना, तो दोस्त बात करेंगे आगे, नहीं तो नहीं बात करेंगे। वैसे इन्होंने लिखा है कि 250 करोड़ या मोर, बट अभी जो रिसेंटली चालू है ना उसको क्या किया है, उनका चल रहा है अभी तक कि वो लिस्टेड कंपनी, सारी लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल कर लेंगे, ऐसा कुछ तो चल रहा है उनका। ठीक है, एग्जाम में आता है तो एग्जाम में यही लिखना है जो मॉडल में है, लिस्टेड कंपनी एंड नेट वर्थ ऑफ 250 CR और मोर। ठीक है,
तो ये एप्लीकेबल है। मतलब मैंने क्यों बोला आपको सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी पढ़ो, ताकि तुमको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये जो चीज है ना बड़े बड़े लेवल पे ऊपर हो रही है, बड़े बड़े लिस्टेड कंपनी से पहले तो बात ही नहीं करेंगे, लिस्टेड कंपनी से नीचे तो बात ही नहीं करेंगे। हर बार बलि का बकरा किसको बनाया जाता है? लिस्टेड कंपनी को। यहाँ पे किसको बनाया जा रहा है? लिस्टेड कंपनी में जो एम्प्लॉयज टॉप पे काम करते हैं, अगर वो सीए है तो उनको, या फिर वो लिस्टेड कंपनी के जो ऑडिटर है उनको। ठीक है, इतनी बात ध्यान में आई। अब समझते हैं कि नुक्लार क्या है। नुक्लार क्या है? तो नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन, इतना तो समझ में आया। नुक्लार रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर क्लाइंट, एम्प्लॉयर और देयर पर्सनल, जैसे टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय मे बी इन्वॉल्व इन नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन। दिस इंक्लूड्स एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन, इंटेंशनल हो या फिर तुम्हारा अनइंटेंशनल हो, विच आर कॉन्ट्ररी कॉन्ट्ररी टू प्रिवेलिंग लॉज और रेगुलेशन कमिटेड बाय, किसने कमिट किया है? देखो, क्लाइंट। अगर तुम ऑडिटर हो तो तुम्हारा क्लाइंट, अगर तुम एम्प्लॉय हो तो तुमको अपॉइंट करने वाला एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो कंपनी। तो कंपनी या फिर क्लाइंट वो खुद हो सकता है, उसका टीसीडब्ल्यूजी हो सकता है, उसका मैनेजमेंट हो सकता है, या फिर उसका एम्प्लॉय हो सकता है। अदर इंडिविजुअल्स वर्किंग फॉर और अंडर द डायरेक्शन ऑफ क्लाइंट। कौन होते हैं ये? एम्प्लॉयज होते हैं। तो टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। तो एक तो क्लाइंट होगा तुम्हारा, वो क्लाइंट, या फिर तुम्हारा कंपनी, जिस कंपनी में तुम काम करते हो, क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, उसका टीसीडब्ल्यूजी, उसका मैनेजमेंट या फिर उसका एम्प्लॉय। अगर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कोई एक्ट ऑफ ओमिशन किया है, कमीशन किया है, या फिर इंटेंशनल और अनइंटेंशनल विच आर कॉन्ट्ररी टू द प्रिवेलिंग लॉज एंड रेगुलेशन, मतलब उन्होंने कुछ तो गड़बड़ करी है। जो करंटली लॉज एंड रेगुलेशन है उसमें उन्होंने कुछ तो गड़बड़ करी है, एक्ट ऑफ ओमिशन किया है, कमीशन किया है, या फिर इंटेंशनल हो, चाहे इंटेंशनल हो अनइंटेंशनल हो। तो यहाँ पे तुमको नोक्लर जो है ना वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखो, इंटरनेशनल इथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स, IESBA, जो तुम्हारा ESB है ना, उसका जो था ना, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ एग्जांपल दिए कि नोक्लार में क्या क्या कवरेज आ जाएगा। ठीक है, नोक्लार क्या है? तुम्हारा नॉन कंप्लायंस है लॉज एंड रेगुलेशन का। तो सर इतना तो हमको समझ में आया कि नॉन कंप्लायंस अगर तुमको समझ में आता है, तुम सीए हो, ठीक है, हम किसको, ये प्रोफेशनल एथिक्स किसको एप्लीकेबल होता है? सारा सीए लोगों को। हम सीए है, हम चाहे कंपनी में एम्प्लॉयज हो या फिर हम कंपनी के ऑडिटर हो, अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ होती है, अगर कंपनी में कुछ नॉन कंप्लायंस होता है और ये हमको अगर समझ में आता है, तो हम क्या करेंगे? उसको रिपोर्ट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हमको कुछ ऐसा नॉन कंप्लायंस दिख के आ जाता है कंपनी में, ठीक है, हम कौन है? हम सीए है। हम क्या करते हैं? हम चाहे जॉब में, सर्विस में हो या फिर हम प्रैक्टिस में हो, अगर हम प्रैक्टिस में है तो हम ऑडिट कर रहे, ऑडिट करते समय हमको कुछ समझ में आता है, कुछ नॉन कंप्लायंस दिख के आता है, या फिर हम कौन है? हम सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट है जो सर्विस में है लिस्टेड कंपनी के, वहाँ पे टॉप लेवल पे जाके बैठे हैं, और हमको तब समझ में आता है कि यहाँ पे कंपनी ने कुछ तो गड़बड़ किया है, कुछ तो नॉन कंप्लायंस किया है, तो हमको उसको रिपोर्ट करना है। इतनी बात समझ में आई। अब कौन गड़बड़ कर सकता है? चाहे वो कंपनी हो, मतलब एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, या फिर अगर तुम ऑडिट करते हो तो तुम्हारा क्लाइंट हो, तो जो कंपनी है या फिर एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्लाइंट है या फिर एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो करेगा उस कंपनी का टीसीडब्ल्यूजी या फिर मैनेजमेंट या फिर एम्प्लॉय, कोई भी करेगा, तो तुमको क्या करना है? तुमको उसको रिपोर्ट करना है। तो सर अभी मुझे बताइए, अगर उसने जीएसटी नॉन कंप्लायंस किया तो हमको रिपोर्ट करना है क्या? अगर उसने इनकम टैक्स नॉन कंप्लायंस किया उसको रिपोर्ट करना है क्या? अगर उसने पीएफ, पीटी, ईएसआईसी वाला नॉन कंप्लायंस किया उसको रिपोर्ट करना है क्या? तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इन्होंने तुमको एक्ट वाइज डिवाइड नहीं किया है, कि एक्ट वाइज नहीं बताया कि इस एक्ट का नॉन कंप्लायंस है तो तुमको बताना है, इस एक्ट का है तो तुमको नहीं बताना है, ऐसे नहीं किया। इन्होंने मोटा मोटे लेवल पे बताया है कि अगर वो जो नॉन कंप्लायंस है ना वो बड़े बड़े लेवल पे हो रहा है, मतलब छोटा मोटा छोड़ दो, एकदम छोटा मोटा है ना 10-20 रुपए उसको छोड़ दो, बड़े बड़े लेवल पे हो रहा है ना, तो उसको तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो बड़े बड़े लेवल पे कैसे होता है? देखो, अगर तुम्हारा नॉन कंप्लायंस जो है ना फ्रॉड के बारे में है, करप्शन के बारे में है, ब्राइबरी के बारे में है, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में है, तो फ्रॉड, करप्शन, ब्राइबरी तो तुमको पता है, फ्रॉड, करप्शन, ब्राइबरी तो तुमको पता है। पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी क्या होता है? जैसे एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, कुछ तो पब्लिक के हेल्थ के ऊपर अफेक्ट हो रहा है, सेफ्टी के ऊपर अफेक्ट हो रहा है, तो उसके बारे में तुम बता सकते हो। सिक्योरिटीज मार्केट एंड ट्रेडिंग, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में कुछ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है उधर। मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग या फिर प्रोसीड ऑफ क्राइम,
एक कहाँ पे होता है तुम्हारा, मनी लॉन्ड्रिंग में ही होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रहा है ना, तो उस केस में तुमने बताना है। बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बैंकिंग वाला कुछ गड़बड़ तुमने किया है ना, बैंकिंग में अगर कुछ तुमने फ्रॉड वगैरह किया है ना, तो उसके बारे में तुमने बता देना है। डेटा प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के एक्ट को वगैरह कुछ डैमेज किया है या फिर कुछ गड़बड़ करी है डेटा प्रोटेक्शन में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, तो भी तुमको बताना है। इसके साथ में मोटा मोटी लेवल पे टैक्स इवेड किया, टैक्स फ्रॉड किया, तो ये सारी चीज़ें तुमने बता देनी है। मतलब समझने की बात ये आती है कि अगर जो बड़े बड़े लेवल पे चीज़ है ना, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी का बताना है क्या सर, अगर जीएसटी में फ्रॉड वगैरह किया है ना बड़ा, तो उसको तुम बता सकते हो। इनकम टैक्स में तुमने फ्रॉड वगैरह किया है ना, तो उसको बता सकते हो। लेकिन जीएसटी में तुमने लेट रिटर्न फाइल किया है, उसका 10-20 रुपए का डेली पेनल्टी तुमने 50-100 रुपए भर दिया है, उसको बताना है क्या, नहीं बताना है ना। सोचना एक किसको एप्लीकेबल हो रहा है, लिस्टेड एंटिटी को। अभी लिस्टेड एंटिटी का एक दिन का रिटर्न तुम्हारा 50-100 रुपए एक्स्ट्रा जाता है, उसको तुम बताओगे क्या। एप्लीकेबल ही उस इतने बड़े लेवल पे किया है, तो कुछ तो सोच समझ के किया होगा, कुछ तो सोच समझ के किया होगा। बड़े बड़े फ्रॉड है ना, वो बड़े बड़े फ्रॉड तुमने रिपोर्ट करने हैं, अगर तुमको समझ में आता है। क्योंकि वहाँ पे लिस्टेड एंटिटी को क्यों सिलेक्ट किया है कि वहाँ पे ज़्यादातर लोगों का अपना इंटरेस्ट वहाँ पे लगा होता है, बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे लगाए होते हैं, इन्वेस्टमेंट किया होता है। तो ये जो चीज़ है ना, अगर लिस्टेड कंपनी में गड़बड़ होती है तो बहुत इकोनॉमी को डैमेज हो जाता है। इसकी वजह से लिस्टेड एंटिटी को एप्लीकेबल किया है। तो भाई डैमेज होने वाली चीज़ बताओ ना तुम, ऐसे क्या छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हो। डैमेज होने वाली है ना, थोड़ा ऐसा चुभना तो चाहिए ना। तो फ्रॉड, करप्शन, ब्राइबरी, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी, बैंकिंग, अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज, सिक्योरिटीज मार्केट, ट्रेडिंग, डाटा प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इतना ही लिमिटेड नहीं है दोस्त, ये लिमिटेड नहीं है। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिए है कि इतने ऐसे ऐसे वाले केस हो सकते हैं। तुमको केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे न्यूक्लियर आएगा कि नहीं आएगा। वैसे तुमको ऐसा पूछेंगे नहीं कि यहाँ पे न्यूक्लियर आएगा कि नहीं आएगा, तुमको क्वेश्चन में बता देंगे कि न्यूक्लियर है, तो तुमको उसके आगे कैसे करना है तुम देख लेना, ठीक है। तो कुछ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट है तुमको जो न्यूक्लियर के बारे में जानने की जरूरत है। एक तो न्यूक्लियर जो है ना, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, nuclear applies when CA become aware of potential non-compliance while serving the client। मतलब जब तुम ऑडिट कर रहे हो या फिर तुम कंपनी में हो, काम कर रहे हो, और जब तुमको ये अवेयर हो जाते हो, जब तुमको ये चीज पता चल जाती है, तब तुमको न्यूक्लियर एप्लीकेबल हो जाता है। दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू इन्वेस्टिगेट और एंश्योर कंप्लीट कंप्लायंस। उनको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है कि भाई इसका सच में कंप्लायंस हुआ है क्या, ये सच में नॉन कंप्लायंस हुआ है क्या, इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है तुमको। अगर तुमको समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई हो सकती है, तुम उसको बता देना भाई। और क्या है, टेंशन क्यों लेते हो। तुमको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है कि भाई क्या हुआ है, किसने किया है फ्रॉड, क्या कुछ नहीं। तुझे अगर समझ में आता है कि ऐसा कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, तो तुझे सिर्फ रिपोर्ट करना है उसको, ठीक है, बात खत्म। तो ये क्या है, तुमको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, मतलब जब तुम क्लाइंट को सर्व करते हो, उसमें तुमको अगर अवेयर हो जाता है कि पोटेंशियल नॉन कंप्लायंस, तुमको लगता है कि यहाँ पे नॉन कंप्लायंस हुआ रहेगा, तो तुमने उसको बता देना है। इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है तुमको, इन्वेस्टिगेट नहीं करना है। कंप्लीट कंप्लायंस भी तुमको इंश्योर नहीं करने की जरूरत है, करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में एक्सपर्टीज ऑफ लॉ नॉट रिक्वायर। CAs are expected to use their professional knowledge and judgment, but not to have in-depth understanding of all laws and regulation। सर तुमको सारी चीजें पता होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको बस तुम्हारा प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल जजमेंट लगाना है। देखो मोटा मोटे लेवल पे तुमको इतना तो अभी आ जाएगा CA बनने के बाद कि तुमको समझ में आता है कि यहाँ कंपनी में गड़बड़ है कि नहीं है। मोटा मोटे लेवल पे इतना ध्यान में रखो। अगर तुमको लगता है कि भाई गड़बड़ है, बहुत डैमेज कर रहा है, तो तुम क्या करो, उसको रिपोर्ट कर लो। तुमको ऐसा नहीं कि तुमको एनवायरमेंटल लॉ पता होना चाहिए, तुमको डेटा प्रोटेक्शन के लिए IT एक्ट 2002 पता होना चाहिए। नहीं भाई, तुमको लग रहा है कि भाई साहब गड़बड़ है कुछ तो, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, तो तुम क्या करो, उसको रिपोर्ट कर लो। अगर तुमको लगता है कि हम मोटर लेवल पे कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, तो तुम क्या करो, पोटेंशियल नॉन कंप्लायंस हो रहा है, तो तुम क्या कर लो, उसको रिपोर्ट कर लो। तो तुमको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग सारे लॉज एंड रेगुलेशन का होना ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली तो कोर्ट ही भाई, कोर्ट ही या फिर रिलेवेंट बॉडी ही डिसाइड करेगा ना कि वो नॉन कंप्लायंस है कि नहीं है, ठीक है। वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा नॉन कंप्लायंस है कि नहीं है। तुम ज्यादा टेंशन मत ले लो, तुम बस एक ही काम कर लो, तुम उसको रिपोर्ट करने की कोशिश कर लो। सर्टन मैटर्स एक्सप्रेसली आउट ऑफ परव्यू, क्या है, नोक्लार डजंट कवर मैटर्स दैट आर क्लियरली इनकॉन्सिक्वेंशियल और पर्सनल मिसकंडक्ट अनरिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी। ये दोनों चीजें ना दोस्त अलग अलग है। इनकॉन्सिक्वेंशनल एंड तुम्हारा पर्सनल मिसकंडक्ट, ये दोनों चीजें ना अलग अलग है। इनकॉन्सिक्वेंशनल मतलब क्या, ये मतलब छोटे छोटे,
एकदम छोटे छोटे, छोटे छोटे मतलब इमटेरियल, मतलब बहुत ही छोटे छोटे, जिसका ना तुमको लगता है कि छोड़ना भाई, क्या बात कर रहा है ये, छटर मटर बातें क्यों कर रहा है, इसको हटा दे यार, क्या इनको इनकॉन्सिक्वेशनल मैटर लेकर आया है तू, इतना इतना मिसकंडक्ट हुआ है 100-150 रुपए का, और तू उसको रिपोर्ट करने जा रहा है भाई, तू बात तो सुन, ये तो राउंडिंग ऑफ है, इसको हटा देना यार। इनकॉन्सिक्वेशनल मतलब क्या, बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही इमटेरियल, बहुत ही इमटेरियल, मतलब एकदम कुछ तुमको फर्क ही नहीं पड़ता है, ऐसे वाले मैटर तुम क्या करोगे, उसको कवर नहीं करोगे। एंड दूसरा आता है पर्सनल मिसकंडक्ट। अगर वो बिजनेस अगर वो बिजनेस एक्टिविटी से अनरिलेटेड है, उसने खुद ने पर्सनल मिसकंडक्ट कुछ किया है ना, वो बंदे ने टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट ने उसने उसका कुछ तो अलग ही मिसकंडक्ट किया है ना अपना अपना, तो उसको टेंशन मत ले। यहाँ पे हम बात करने हैं, हमको पब्लिक इंटरेस्ट को सेव करना है ना, एंटिटी को सेव करना है, एंटिटी को देखना है, पब्लिक इंटरेस्ट को देखना है, तो यहाँ पे तुम बिजनेस एक्टिविटी के रिलेटेड बता, बिजनेस एक्टिविटी से अनरिलेटेड पर्सनल मिसकंडक्ट मत बता भाई। उसने उधर कुछ भी किया हो, उसने उधर किसी का खून किया हो, हमको मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे भाई, हम बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड बात करेंगे यहाँ पे। तो नोक्लार में डजेंट कवर मैटर, कौन से मैटर कवर नहीं होते हैं, इसको एमसीक्यू के लिए तुम मार्क कर लो, इनकॉन्सिक्वेशनल और पर्सनल मिसकंडक्ट अनरिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी। डिस्क्लोजर में भी डिस्क्लोजर विच इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ नॉट रिक्वायर, मतलब अगर लॉ ने बोला है कि इसकी जरूरत नहीं है तो नहीं है भाई। डिस्क्लोजर टू द अथॉरिटीज, disclosure to authorities would be precluded if doing so would be contrary to the laws and regulation। अगर लॉ भाई के अगेंस्ट में कुछ जाता है तो हमको तो पता है कि लॉ भाई के अगेंस्ट कुछ जाता है तो भाई लॉ भाई सबसे ऊपर, भाई ने बोला करने का तो करने का, भाई ने बोला नहीं करने का तो नहीं करने का। तो यहाँ पे भी नोक्लार के केस में भी लॉ भाई सबसे ऊपर, अगर लॉ ने बोला है कि तुमको अगर पता भी होता है तो तुमको नहीं बताना है तो नहीं बताना है, तो नोक्लार तो सेकेंडरी है, लॉ भाई ने जो बोला है ना वो पहले, ठीक है। डिस्क्लोजर टू द अथॉरिटीज वुड बी प्रीक्लूडेड, मतलब उसको तुमने ऐड नहीं करना है, तुमने नोक्लार में नहीं देना है, ठीक है। इतने से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो नोक्लार के बारे में दोस्तों आपने क्या जाना, सबसे पहले किसको एप्लीकेबल होता है, सीए, ये आप जॉब में हो या फिर तुमने प्रैक्टिस में हो, वो भी लिस्टेड कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं, नाम याद रखो, सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट आता है लिस्टेड कंपनी का, या फिर तुम्हारा ऑडिट एंगेजमेंट होता है लिस्टेड कंपनी का, एंड जिसका नेटवर्थ है दोस्त, नेटवर्थ है, टर्नओवर नहीं है, जिसका नेटवर्थ जो है ना 250 करोड़ टू 50 CR या उससे ज्यादा होता है, उसको नोक्लार एप्लीकेबल होता है। नोक्लार मतलब क्या, नॉन कंप्लायंस किया है, किसने किया है, वो कंपनी ने, कंपनी का टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट एम्प्लॉय, कंपनी में किसी ने भी टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट या फिर एम्प्लॉय, उन्होंने कुछ नॉन कंप्लायंस किया है, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। नोक्लार में क्या आता है, फ्रॉड, करप्शन, ब्राइबरी, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, बैंकिंग, सिक्योरिटी मार्केट, डेटा प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल वाला सीन। बात क्या क्या याद रखनी है तूने, ये जो नोक्लार है ना, ये कब देखने है तूने, प्रोवाइडिंग सर्विस, मतलब जब तू काम करते करते तेरे को पता चल जाता है, तुझे इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, कंप्लेंट कंप्लायंस चेक करने की जरूरत नहीं है, एक्सपर्टीज ऑफ लॉ नॉट रिक्वायर, नॉट टू हैव इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल लॉज एंड रेगुलेशन, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि नॉन कंप्लायंस है कि नहीं है। क्या मैटर कवर नहीं होते तेरे, इनकॉन्सिक्वेशनल एंड पर्सनल कंडक्ट वाले मैटर कवर नहीं होते हैं। डिस्क्लोजर जो कॉन्ट्ररी है लॉज एंड रेगुलेशन से, उसको देने की जरूरत नहीं है तुमने। अब बात आती है सर हमने बोला था, जब हमने ये से 250 किया था ना, तो हमने देखा था, क्या क्या देखा था, देखो, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है या फिर अदर लॉज एंड रेगुलेशन है, उसके बारे में नॉन कंप्लायंस होता है, ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा है तुमको, थोड़ा उसके बारे में। तो वहां पे तो हमने देखा है कि तुमको नॉन कंप्लायंस को रिपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे अलग क्या है, वहां पे तो तुमको पता है, ठीक है, एक डिफरेंस तो हमको समझ गया कि वहाँ वो जो है ना, वो सिर्फ ऑडिट में एप्लीकेबल होता है, तुमको जॉब में एप्लीकेबल नहीं होता है जैसे 250। बट इसको छोड़ के और कुछ कुछ है क्या, क्या चीज आती है देखो, तो इसको समझो। सबसे पहले 250 applies to only to audit engagement, not other assurance engagement, only to audit engagement and not other assurance engagement, applies to all the professional accountants both in service and in practice। ये तो तुमको समझ गया, ये तो तुमको एक तो चीज पता है कि भाई यहाँ पे सर्विस वाला बंदा भी इसको भी नौकरार नहीं छोड़ता है, तो जॉब वाला तो करेगा, ठीक है। और क्या चीज आती है देखो, जो 250 बात करता है ना, ये तो तुमको पता है वो किसके बारे में बात करता है, डायरेक्ट इफेक्ट के बारे में एंड अदर लॉज एंड रेगुलेशन, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट वैसे तो नहीं है, लेकिन उसका नॉन कंप्लायंस जो है ना, वो तुम्हारा एफएस को अल्टीमेटली इफेक्ट कर सकता है। वैसे तो तुम्हारा डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, डू नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट, बट एफएस
ऑन एफएस बट देयर कंप्लायंस में भी फंडामेंटल टू द ऑपरेटिंग एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। ये वाला चीज तुमने पढ़ा है, ये तो तुमने, इसमें तो कुछ चेंज नहीं है। तो डायरेक्ट इफेक्ट एंड अदर लॉज एंड रेगुलेशन के बारे में बात करता है। ये किसके बारे में बात करता है नोक्लार? ये बोलता है ये तो तुम्हारा सिमिलर टू 250 है, बट है ना ये ब्रॉडर है, ये थोड़ा ज्यादा है, मतलब बड़ा है, ठीक है। इट इंक्लूड्स नॉन कंप्लायंस कॉजिंग सब्सटेंशियल हार्म विथ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे वो फाइनेंशियल हो और नॉन फाइनेंशियल हो। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको इसलिए बोला था कि लिस्टेड एंटिटी है, लिस्टेड एंटिटी है तो तुमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे डैमेज कितना हो रहा है, कितना हार्म हो रहा है, ये तो तुमको देखना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें मत कर लो, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है यहाँ पे, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो या फिर नॉन फाइनेंशियल। सर नॉन फाइनेंशियल कैसे हो सकता है? अरे डैमेज बोला ना, एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल के बारे में हमने बात तो करी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक का हेल्थ, इसमें कुछ गड़बड़ कर रहा है तो भाई नॉन कंप्लायंस, चाहे तुम्हारा फाइनेंशियल हो या फिर नॉन फाइनेंशियल हो, सारी चीजें इसमें कवर होती है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, एक तो डायरेक्ट इफेक्ट एंड अदर लॉज एंड रेगुलेशन, अदर लॉज एंड रेगुलेशन जिसका अल्टीमेटली इफेक्ट इफेक्ट एफएस के ऊपर ही जाना है, ठीक है, फाइन एंड पेनल्टी करके। बट यहाँ पे सिमिलर है, बट ये ना इसमें कवरेज थोड़ा ज्यादा है। इसमें क्या आता है तुम्हारा नॉन कंप्लायंस कॉजिंग सब्सटेंशियल हार्म विथ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। स्टेक होल्डर कौन है? ये जो है ना 250 में स्टेक होल्डर वाला कंसेप्ट है ना, इसको कवर ही नहीं किया है, उसको डिफाइन ही नहीं किया है कि स्टेक होल्डर कौन है। बट हमारा जो है ना नोक्लार, इसने कवर किया है। देख भाई, कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑन वेरियस स्टेक होल्डर, जैसे तुम्हारे इन्वेस्टर होते हैं, क्रिएटर होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं एंड जनरल पब्लिक। क्यों? पब्लिक इन्वेस्ट ही करते हैं ना, तो पब्लिक इन्वेस्टर है, या फिर पब्लिक को इन्वेस्ट करना रहता है ना, तो वो भी आता है। तो एक तो इन्वेस्टर होते हैं, क्रिएटर होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं एंड जनरल पब्लिक होते हैं। ये तुमको ये तुम्हारे स्टेक होल्डर है। तो इम्पैक्ट तुमको कहाँ पे कंसिडर करना है? स्टेक होल्डर के लेवल पे, नॉन कंप्लायंस ऑन वेरियस, कंसिडर इम्पैक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑन वेरियस स्टेक होल्डर, ठीक है। तो ऐसे 250 स्टेक होल्डर के बारे में बात ही नहीं करता है, लेकिन नोक्लार बात करता है। बात क्या करता है? इन्वेस्टर, क्रिएटर, एम्प्लॉय एंड जनरल पब्लिक के बारे में बात करता है। डिस्क्लोजर ऑफ इमिनेंट ब्रीचेस, डिस्क्लोजर ऑफ इमिनेंट ब्रीचेस का क्या मतलब होता है? इसमें ऐसा कोई प्रोविजन हमने नहीं पढ़ा है। इमिनेंट क्या है ये हम पहली बार पढ़ेंगे, तो अभी तक हमने 250 में कुछ नहीं पढ़ा है। देख 250 में सिंपल सिंपल से बात करता है, सिर्फ ऑडिट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। डायरेक्ट एंड अदर लॉज एंड रेगुलेशन डिफाइन नहीं करता स्टेक होल्डर को, इमिनेंट ब्रीचेस वगैरह हमको कुछ ऐसा पता नहीं है। तो 250 एकदम सिंपल वाला था। नोक्लार क्या बात करता है? ये तो तुमको बात करता है कि ऑडिट वगैरह छोड़ दो, हम तो सीधा सीए के ऊपर एप्लीकेबल कर रहे हैं, चाहे वो जॉब में हो चाहे वो प्रैक्टिस में हो। उसके बारे में बात करता है कि 250 में तुमने डायरेक्ट एंड अदर लॉस तो देख लिया है, तो वो तो इसमें आ जाते हैं, लेकिन इससे आगे जाके भी यहाँ पे तुमको क्या देखना पड़ेगा? सब्सटेंशियल हार्म हो रहा है क्या, वो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर नॉन फाइनेंशियल हो, वो भी देखना पड़ेगा। स्टेक होल्डर को हमने डिफाइन कर दिया, वो बोलता है कि स्टेक होल्डर है ना, वो तुम्हारे इन्वेस्टर हो सकते हैं, क्रिएटर हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, जनरल पब्लिक हो सकती है। सर ये इमिनेंट ब्रीचेस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Having first considered whether it would be appropriate, having first considered whether it would be appropriate to discuss the matter with the management or TCWG, discuss the matter with management or TCWG, discuss the matter with the management or TCWG. Accountant shall exercise professional judgment and determine whether to disclose the matter immediately to an appropriate authority in order to prevent or mitigate the consequences of imminent breaches. If disclosure is made, disclosure is permitted. सर घंटा कुछ नहीं समझा है, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। इमिनेंट ब्रीचेस क्या होता है इसके बारे में समझ। इमिनेंट ब्रीचेस मतलब क्या, कि तू ऐसा समझ कि अभी ब्रीच हुआ नहीं है, लेकिन तुझे पता है कि ब्रीच हो रहा है या फिर ब्रीच होने के कगार पे है। अब इस ब्रीच को रोकना है, ये ब्रीच को तूने क्या करना है? प्रिवेंट करना है, मिटिगेट करना है। तो इसकी वजह से अगर तुझे समझ रहा है कि ब्रीच हो रहा है या फिर कुछ तो गड़बड़ हो रही है बहुत बड़ी, उसको तुझे प्रिवेंट करना है ना, तो भी तू उसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, तो भी उसको तू क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा। Having first considered whether it would be appropriate to discuss the matter with management or TCWG, accountant shall क्या करेगा? अपना एक्सरसाइज करेगा प्रोफेशनल जजमेंट एंड डिटरमाइन करेगा whether to disclose the matter immediately to an appropriate authority in order to prevent or mitigate the consequences of imminent breaches. If disclosure is made, disclosure is permitted. समझा क्या? अब कुछ थोड़ा तो समझा क्या? Having first considered whether it would be appropriate to discuss matter with management and TCWG. फॉर एग्जाम्पल अगर एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया है ना, और या फिर फ्रॉड कर रहा है,
तो तुम क्या करोगे, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को जाके उसके साथ में डिस्कस करोगे कि ये फ्रॉड है ना, ये फ्रॉड हो रहा है, तुम उसको रोको या फिर तुम उसको क्या कर लो, मिटिगेट करने की कोशिश कर लो। अभी ये ना देख, इसका जो स्टेप है ना, ये स्टेप में तुझे जाके समझेगा, देख यहाँ पे स्टेप में, ठीक है, स्टेप में आते हैं, उसके बाद में मैं तुझे ऊपर जाके फिर से समझा दूंगा। स्टेप्स में जो ना, स्टेप्स टू बी टेकन फॉर रिस्पॉन्डिंग, ऑप्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर। तो सबसे पहले चीज हुई क्या है उसका अंडरस्टैंडिंग लेगा। एड्रेसिंग द मैटर, अब ये जो एड्रेस करना है ना मैटर, ये किसको करेगा पता है क्या तू, ये किसको करेगा पता है क्या, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, जो तुम्हारा मैनेजमेंट हो सकता है या फिर तुम्हारा टीसीडब्ल्यूजी हो सकता है। तो एमएनटी हो सकता है तुम्हारा, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी हो सकता है। तो क्या करेगा, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेगा मैटर का, उसके बाद में एमएनटी को तू एड्रेस करेगा, मतलब तू क्या करेगा, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के पास में जाएगा, बोलेगा ये कंप्लाइंस हो गया है, इसके ऊपर तुम क्या एक्शन ले रहे हो तुम बताओ, नहीं तो मुझे इसको क्या करेगा, मुझे इसको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर, एड्रेस करो उसको मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के पास में जाके, फिर क्या कर लो तुम एडवाइस ऑब्टेन कर लो, सीकिंग एडवाइस लीगल एडवाइस वगैरह ऑब्टेन कर लो, एंड उसके बाद में डिटरमाइन करो क्या कोई फर्दर एक्शन इज नीडेड। मतलब क्या, तुमको अंडरस्टैंडिंग हो गया मैटर का, तुमने अंडरस्टैंडिंग कर लिया मैटर का, तुमको समझ में आएगा कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। अब उसको तुमने क्या किया, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के सामने ला के रख दिया कि भाई साहब ये चीज़ हुई है, इसको तुम क्या कर लो, क्लियर कर लो, नहीं तो ये इसमें बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ये तुमने मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के सामने ला के रख दिया। मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी ने क्या किया, उसको करेक्ट किया, वो हो रहा था उसको प्रिवेंट किया, हो गया तो उसको करेक्ट करने की कोशिश की, ये अप्रोप्रिएट जो भी उसका जो भी होना चाहिए था वो उन्होंने कर लिया। अब तुमको एडवाइस लेनी है, अब तुमको देखना है क्या जो सिचुएशन है वो करेक्ट हुआ है कि सिचुएशन है वो अभी भी वैसा का वैसा है, इसके ऊपर तुम एडवाइस ले लो। उसके बाद में तुम डिटरमाइन करो क्या कोई फर्दर एक्शन लेने की जरूरत है क्या। अगर सिचुएशन पूरी साफ सुथरा हो चुका है, पूरी सिचुएशन क्लियर हो चुकी है ना, तो भाई अब कोई जरूरत नहीं है, तुम उसको क्या कर लो, मैटर को क्लोज कर लो। लेकिन अगर तुमको लगता है कि इसको फर्दर एक्शन लेने की जरूरत है ना, डिटरमाइन वेदर फर्दर एक्शन इज नीडेड, तो तुम क्या कर लो, डिटरमाइन वेदर टू डिस्क्लोज द मैटर टू एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। मतलब तुम्हारा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन होगा यहाँ पे, चाहे वो सेबी हो सकता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, चाहे कोई भी हो सकता है। तो तुमको देखना पड़ेगा क्या ये मैटर को तुमको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के ऊपर उनके पास में जाके डिस्क्लोज करना है क्या, एंड साथ में तुम्हारा इमिनेंट ब्रीचेस के बारे में भी तुमने क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, एंड साथ में डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके चलना है कि क्या क्या हुआ था। डॉक्यूमेंटेशन हम आगे जाके देखते हैं। मतलब क्या, तुम क्या करते हो, तुम सबसे पहले जाके मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करते हो, एंड मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ में जाके बोल देते हो कि इसको क्लियर करो, एंड तुम क्या करते हो, अगर वो क्लियर करता है नहीं करता है, तुम एडवाइस लेते हो कि भाई अब क्या करना चाहिए। तुमको लगता है कि फर्दर एक्शन चाहिए, तो तुम क्या करोगे, उसको रिपोर्ट करोगे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, रिपोर्ट में इमिनेंट ब्रीचेस वगैरह वो भी क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे, एंड बाद में डॉक्यूमेंटेशन साथ में करके चलोगे। इतना सिंपल सा उसका स्टेप से। पूछेंगे क्या, नहीं नहीं पूछेंगे, ज्यादातर क्या क्या ही पूछेंगे, इतना इतना तो है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे तो लॉजिकल है ना भाई, तुझे समझ में आया कि नॉन कंप्लायंस हुआ है, तुझे समझ में आया नॉन कंप्लायंस हुआ है, क्या करेगा, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएगा, उसको बोलेगा करेक्ट कर ले। अगर नहीं, अगर करता है या फिर नहीं भी करता है, तुझे देखना पड़ेगा, लीगल एडवाइस ऑब्टेन करना पड़ेगा कि गिवन सिचुएशन में क्या हुआ है, सारा मैटर क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद में तू डिटरमाइन करेगा वेदर द एक्शन इज नीडेड, क्या कोई एक्शन लेने की जरूरत है क्या। मैटर क्लोज हुआ है तो ओके, अगर मैटर कुछ भी पेंडिंग है, कुछ तो गड़बड़ है, तो तुझे देखना पड़ेगा क्या तुझे फर्दर एक्शन लेना है क्या। एक्शन क्या लेगा, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को जाके बता देगा कि भाई साहब ये हुआ था, अभी तक ऐसा ऐसा हुआ है, इमिनेंट ब्रीचेस है, तो उसको भी बता देगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा। अब आ जाओ ऊपर, अब आ जाओ ऊपर, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। हैविंग फर्स्ट कंसिडर्ड वेदर इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। मतलब कब हो रहा है ये, अगर उसके एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया है ना, अगर उसके एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया है ना, तो तू टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट को जाके बता सकता है। ठीक है, अगर मैनेजमेंट ने खुद ने फ्रॉड किया है ना, तो मैनेजमेंट को क्या जाके बताएगा, तूने फ्रॉड किया है, रोक दिया बेसी को। ठीक है, तो हैविंग फर्स्ट कंसिडर्ड वेदर इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, तो उसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रोफेशनल जजमेंट लगेगा कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व है क्या, टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्व है क्या, ये सारी बातें तेरी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है। अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो टीसीडब्ल्यूजी को बताना पड़ेगा,
एम्प्लॉय है तो तुमको मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को बताना पड़ेगा। टीसीडब्ल्यूजी भी इन्वॉल्व है ना, तो तुझे सीधा क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली, देखो अब तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, इमीडिएटली अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को जाके बताना पड़ेगा। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन से भी वगैरह हो सकता है। तो इसमें तो तेरा प्रोफेशनल जजमेंट लगेगा ना भैया, भैया प्रोफेशनल जजमेंट लगेगा ना इसको डिटरमाइन करने के लिए कि डिस्क्लोज किसको, किसके पास में जाके तुमने बैठना है, किसके साथ में जाके मैटर को डिस्कस करना है। ठीक है, तो हैविंग फर्स्ट कंसिडर्ड वेदर इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, उसमें तो अकाउंटेंट का प्रोफेशनल जजमेंट लगेगा। एंड डिटरमाइन वेदर टू डिस्क्लोज द मैटर इमीडिएटली टू एन अप्रोप्रिएट authority to in order to prevent or mitigate the consequences of imminent breaches. If disclosure is made, that disclosure is permitted. अगर वो डिस्क्लोजर देता है तो डिस्क्लोजर परमिटेड है, कोई टेंशन नहीं है, दे सकते, दे दे भाई, तो बिंदास दे दे तू, कोई टेंशन नहीं है तेरे को। समझ में आया? तो इमिनेंट ब्रीचेस का डिस्क्लोजर तू क्या करेगा, देगा। तो नोक्लार एंड 250 ये डिफरेंस है, तुमको 5 मार्क के लिए आ सकता है। इसमें तुमको 4 पॉइंट याद रखने हैं एंड 4 पॉइंट ऐसे कैसे लिखने हैं, एंड तुमको इसमें से 5 मार्क मिल जाएंगे। कोई कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, इतना सा तो इजी कंसेप्ट है। सबसे पहली बात आती है 250, एक तो कंसेप्ट, एक तो भाई तुम आंख बंद करके लिख सकते हो। 250 ऑडिट के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। नोक्लार जो है ना वो तुम्हारा मेंबर इन सर्विस एंड मेंबर इन प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरी बात है ना, ये जो 250 है ना, ये 250 बात करता है तेरा किसके बारे में, तेरा डायरेक्ट एंड तेरा अदर लॉज एंड रेगुलेशन, डायरेक्ट इफेक्ट एंड अदर लॉज एंड रेगुलेशन के बारे में बात करता है। नोक्लर है ना, इसमें तेरे 250 तो कवर हो जाता है, लेकिन ये भाई साहब ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, यहाँ पे तुमको सब्सटेंशियल हार्म देखना पड़ेगा विथ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, सब्सटेंशियल हार्म देखना पड़ेगा विथ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे वो तुम्हारा फाइनेंशियल हो या फिर नॉन फाइनेंशियल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सब्सटेंशियल हार्म डैमेज हो रहा है तो नुक्लार तो आना ही आना है दोस्त। 250 में शेयर होल्डर वगैरह कुछ बात नहीं कर रहे थे, बट नोक्लार ने बात करी। शेयर होल्डर कौन हो सकते हैं, तुम्हारे इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज, क्रिएटर्स या फिर जनरल पब्लिक तुम्हारे स्टेक होल्डर हो सकते हैं। एंड उसके बाद में उन्होंने बात करी है इमिनेंट ब्रीचेस, तो ऐसा कुछ हमने 250 में नहीं पढ़ा था, तो उसमें तो नहीं आएगा, लेकिन नोक्लार में आएगा। तो नोक्लार के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इस मैटर को तुम डिस्कस कर सकते हो क्या मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ में, उसमें तुम्हारा प्रोफेशनल जजमेंट लगेगा। एंड उसके बाद तुम डिटरमाइन करो क्या इसको इमीडिएटली प्रॉपर अथॉरिटी के साथ में, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के साथ में डिस्कस करना है क्या, ताकि तुम क्या करो, उसको रोक पाओ, प्रिवेंट कर पाओ या फिर मिटिगेट कर पाओ इमिनेंट ब्रीचेस को, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमिनेंट ब्रीच। और अगर तुम डिस्क्लोजर देते हो तो डिस्क्लोजर परमिटेड है। थैंक यू दोस्त, इतना है तुम्हारा। नहीं, एक चीज तो रह गई ना भाई, डॉक्यूमेंटेशन तो देखा ही नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन तो देखा ही नहीं है, एक सिंपल सी चीज है, डॉक्यूमेंटेशन तो देखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे जो हमने देखा ना, डॉक्यूमेंटेशन करके चलना है, तो डॉक्यूमेंटेशन में करना क्या है वो कौन बताएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट इन नोक्लार, एक तो बात आती है एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन। अरे सर एडिशनल कहाँ से आ गए, पहले बेसिक तो बताओ। ठीक है भाई, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, जो तुम्हारा ऐसे में जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, तो वो तो तुमको समझ में आ जाएगा। एडिशनल क्या डॉक्यूमेंटेशन है, देखो देखो तुमने मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ में डिस्कस तो किया था ना, तो उनका रिस्पॉन्स क्या आता है ना, उसको तुम डॉक्यूमेंट करो। हाउ मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी हाउ रिस्पॉन्डेड टू द मैटर, उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया है उसको तुम डॉक्यूमेंट कर लो। द कोर्स ऑफ एक्शन अकाउंटेंट कंसिडर्ड, अकाउंटेंट ने क्या कोर्स ऑफ एक्शन कंसिडर किया है, उसने क्या एक्शन लिया है, क्या कंसिडर किया है, जजमेंट क्या उसने बनाए हैं, एंड द डिसीजंस दैट वर टेकन, डिसीजंस क्या उसने लिए हैं, हैविंग रिगार्ड टू द रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट। मतलब क्या, अगर उसकी जगह दूसरा कोई बंदा होता तो वो क्या करता, वो सेम टू सेम चीज आती है, थर्ड पार्टी टेस्ट वाला, रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट के हिसाब से तुमने देखना है कि उसने क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया है, जजमेंट क्या बनाया है, एंड डिसीजन क्या लिए थे, मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसने डिसीजन कैसे लिया, वो सब चीज को तुमने डॉक्यूमेंट करना है। एंड आखिरी पॉइंट आता है, हाउ द अकाउंटेंट इज सेटिस्फाइड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट हैज बीन फुलफिल्ड, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक इंटरेस्ट का कैसे फुलफिल किया है वो तुमको देखना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी चीज आती है, इतनी सिंपल चीज है। सबसे पहले तो मैनेजमेंट के पास में गया था, टीसीडब्ल्यूजी के पास में गया था, तो उसका क्या रिस्पॉन्स आया तुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद में तूने क्या एक्शन लिया है, तूने डिसीजन कैसे बनाए, तूने तेरे जजमेंट कैसे लिए, उसके बारे में तू क्या कर ले, तू उसकी सारी चीजें तू डॉक्यूमेंट कर ले, ताकि जो ना दूसरा अगर कोई बंदा आता है एंड तेरे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता है ना, तो उसको समझ में आना चाहिए कि भाई साहब तूने ऐसे ऐसे किया है।
ठीक है। तो रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी अगर होता तो उसने क्या डिसीजन लिया होता, कैसे डिसीजन लिया होता, तो उसके हिसाब से तू क्या कर ले, तूने क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया है, जजमेंट क्या लगाए है एंड डिसीजन क्या लिया है, उसको तुम क्या कर ले, नोट डाउन कर ले। एंड साथ में इतना डॉक्यूमेंटेशन कर ले, इतना डॉक्यूमेंटेशन कर ले कि तुझे समझ में आ जाएगा क्या पब्लिक इंटरेस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हुआ है क्या। हाउ हाउ द अकाउंटेंट इज सेटिस्फाइड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट हैज बीन फुलफिल्ड। तो वो कैसे सेटिस्फाई हो जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट का जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जिम्मेदारी है, वो फुलफिल किया है। तो ये तीन चीज आती है। बट एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन क्या है, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन इतना है कि सफिशिएंट टू एनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर। मैटर क्या हुआ था उसका अंडरस्टैंडिंग के लिए जितना सफिशिएंट होना चाहिए उतना सफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ड्यूरिंग द ऑडिट कंक्लूजन रीच क्या हुए, सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट क्या हुए थे, ये सारी बातें आती है। उसके बाद में डिस्कशन क्या हुए थे, डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर विथ एमएनटी एंड अदर्स इंक्लूडिंग नेचर ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस्ड एंड फेन कब एंड विथ हुम, किसके साथ डिस्कस किया है, डिस्कशन किसके साथ किया है, उसको तुमने क्या करना है, उस डिस्कशन को डॉक्यूमेंट करना है। एंड डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस एंड द रिजल्ट ऑफ डिस्कशन विद एमएनटी एंड अदर पार्टीज आउटसाइड द एंटिटी। देख भाई, एग्जिस्टिंग वाला डॉक्यूमेंट क्या है, एक तो तेरा सिग्निफिकेंट मैटर का अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर कितना सफिशिएंट होना चाहिए, सिग्निफिकेंट मैटर का अंडरस्टैंडिंग हो जाए इतने डॉक्यूमेंटेशन सफिशिएंट होने चाहिए। सिग्निफिकेंट मैटर का अंडरस्टैंडिंग तुझे हो जाए इतने डॉक्यूमेंटेशन तेरे सफिशिएंट होने चाहिए कि सिग्निफिकेंट मैटर क्या हुआ है वो तुझे समझ में आ जाए। ठीक है। उसके बाद में सिग्निफिकेंट मैटर का जो डिस्कशन है ना किसके साथ में, एमएनटी के साथ में, उसको तूने डॉक्यूमेंट किया है। तो पहली बात है कि वो सिग्निफिकेंट मैटर का अंडरस्टैंडिंग आ जाए इतना सफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। सिग्निफिकेंट मैटर को तूने एमएनटी के साथ में डिस्कस किया है, इसका डिस्कशन तूने क्या करना है, इसका डिस्कशन तूने डॉक्यूमेंट करना है। कब किया है, किसके साथ में किया है, ए भी तूने क्या करना है, ए भी उसका नेचर वो भी तूने क्या करना है, वो भी तूने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करके चलना है। उसके बाद में क्या है देख, इसके बाद में क्या है तेरा, उसके बाद में है तेरा सॉरी उसके बाद में क्या है तेरा, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस एंड द रिजल्ट ऑफ डिस्कशन विथ मैनेजमेंट या फिर तेरा आउटसाइड द पार्टीज आउटसाइड विद द एंटिटी। ठीक है। तो देख क्या क्या करना है, एक तो सिग्निफिकेंट मैटर क्या है वो अंडरस्टैंडिंग आने के लिए जितना सफिशिएंट होना चाहिए उतना सफिशिएंट। दूसरी बात है सिग्निफिकेंट मैटर कि जो डिस्कशन तूने एमएनटी के साथ में किया ना, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ में किया ना, वो डिस्कशन को तू क्या कर ले, वो डिस्कशन को तू डॉक्यूमेंट कर ले। तो डिस्कशन को डॉक्यूमेंट किया, किसके साथ डिस्कशन किया है तूने, कब डिस्कशन किया है, किस नेचर का वो मैटर था, इसको भी तूने क्या करना है, उसको भी तूने डॉक्यूमेंट करके चलना है। उसके बाद में जो जो तुझे सस्पेक्टेड होता है, जो तुझे आइडेंटिफाई होता है ना, वो वाली चीज़ों को तू क्या करेगा, उसको भी तू डॉक्यूमेंट करके चलेगा। एंड रिजल्ट ऑफ डिस्कशन क्या आते हैं उसको भी तू क्या करेगा, डॉक्यूमेंट करके चलेगा। ये तो तेरे एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है। तो एग्जिस्टिंग तो ठीक है, मैटर क्या वगैरह हुआ था, बट एडिशनल तुझे ध्यान में रखने की जरूरत है। एडिशनल क्या है तेरा, एडिशनल क्या है, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी ने क्या रिस्पॉन्ड किया था, तुमने क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया है, जजमेंट क्या बनाया है, डिसीजन क्या बनाया है, इसमें तुझे कंसिडर करना पड़ेगा रीजनेबल इन्फॉर्म थर्ड पार्टी का टेस्ट। और अकाउंटेंट, हाउ अकाउंटेंट इज सेटिस्फाइड, तू कैसे सेटिस्फाई हो जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट का जो तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो फुलफिल हुआ है। ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ आती है, यहाँ पे तुम्हारा नोक्लार खत्म होता है। डॉक्यूमेंटेशन और एक बार समझ, तू जब डॉक्यूमेंटेशन करता है नोक्लार में तो स्पेसिफिक एडिशनल चीज़ क्या देखनी है तूने, कि मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ में डिस्कशन किया है उसको रिपोर्ट करेगा, उसको तू डॉक्यूमेंट करेगा, उसको तू डॉक्यूमेंट करेगा। उसके बाद में तुझे देखना पड़ेगा कि तूने क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया है, तूने क्या जजमेंट बनाए थे, तूने क्या डिसीजन लिए हैं, इसके बारे में तुझे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। इसमें रीजनेबल वो तेरा थर्ड पार्टी का टेस्ट। ठीक है। उसके बाद में तूने करना है कि तूने देखना है कि तू कैसे सेटिस्फाई हो जाता है कि तेरा पब्लिक इंटरेस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी था ना, वो तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो सेटिस्फाई हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। ठीक है। ये तो तेरा एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन है। तेरे को समझना पड़ेगा एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन क्या है। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन में एक चीज याद रख ले, सिग्निफिकेंट मैटर। तो सिग्निफिकेंट मैटर के ऊपर 2 पॉइंट है तेरे, सिग्निफिकेंट मैटर के ऊपर 2 पॉइंट है तेरे। ठीक है। एक तो ये जो सिग्निफिकेंट मैटर है ना, इसका अंडरस्टैंडिंग आने के लिए जितना डॉक्यूमेंटेशन चाहिए ना उतना सफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन तूने क्या करना है, बनाना है। इतनी बात समझ में आई। दूसरी चीज, यही सिग्निफिकेंट मैटर है ना, इसको जो तूने डिस्कस किया ना एमएनटी के साथ में, इस डिस्कशन को तूने नोट डाउन करना है। एक तो सफिशियंट, कितना सफिशियंट कि ताकि तुझे सिग्निफिकेंट मैटर समझ में आए। फिर सिग्निफिकेंट मैटर
क्या है वो समझ में आया, उसको तूने एमएनटी के साथ में डिस्कस किया, तो डिस्कशन में नेचर क्या था, किसके साथ डिस्कस किया, कब डिस्कस किया, कब एंड किसके साथ डिस्कस किया, उसको तुझे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद में आखिरी वाला पॉइंट क्या है तेरा, आइडेंटिफाई और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, डिस्कशन से क्या नतीजा है उसके बारे में तू क्या करेगा, उसके बारे में डॉक्यूमेंट कर लेगा। ठीक है, याद नहीं होता है तो छोड़ दे, इतना कोई लोड मत ले ले। ऊपर के 3 पॉइंट थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नीचे के 3 पॉइंट को थोड़ा सा तू थोड़ा सा इधर उधर करके चल सकता है, कोई टेंशन ना को। ठीक है, तो ये हो जाता है तुम्हारा नोक्लार। उफ, अब बात आती है तुम्हारा मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट। मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट, भाई जब तू बनेगा ना सीए, जब तू सीए बनेगा ना, तो उसके बाद में तुझे क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म वगैरह भर के तुझे एप्लीकेशन करना पड़ेगा, कुछ तो फीस वगैरह देना पड़ेगा तुझे। एंड उसके बाद में तेरा नाम मेंबर रजिस्टर में नोट डाउन किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा। ठीक है, तो देख, ये जो रजिस्टर किया जाएगा ना तेरा नाम, तब तू बनेगा मेंबर ऑफ आईसीएआई। ठीक है, तो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे देख, पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर टू बी इंक्लूडेड इन द रजिस्टर अबाउट एवरी मेंबर। तो कौन सी डिटेल जाते हैं, कौन सी डिटेल जाते हैं तेरे वो रजिस्टर में, जब तेरा नाम वहाँ पे जाएगा ना, तो उस रजिस्टर में क्या क्या डिटेल जाते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा भाई, तेरे वही डिटेल जो उन्होंने अभी तक लिए है, तेरा सीए सीपीटी इंटरमीडिएट फाउंडेशन फाइनल में जो जो तू डेटा उनको देता है ना, वही डेटा क्या करेंगे, वही डेटा वो क्या करेंगे अपने रजिस्टर में लिख लेंगे। जैसे तेरा नाम आता है, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, रेसिडेंशियल एंड प्रोफेशनल एड्रेस क्या है तुम्हारा, डेट ऑफ एंट्री ऑफ, किस दिन तेरा एंट्री हो जाता है रजिस्टर में, मतलब तूने एप्लीकेशन किया उसके बाद में वो एंट्री कर देते ना, तो कब एंट्री किया है उन्होंने उसके बारे में उसका डेट जाएगा। फिर क्वालिफिकेशन क्या है तेरा, वेदर द मेंबर होल्ड सीओपी और नॉट। अभी ये सीओपी क्या है, ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, इसको आगे जाके तुझे समझ में आएगा। मतलब अगर तू प्रैक्टिस करता है ना, तो प्रैक्टिस करता है तो तेरे को ना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाता है। एंड वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तेरे पास है कि नहीं है, ये भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है। एंड अदर जो भी कोई डिटेल्स रहेंगे, तो मोटा मोटी क्या है, तेरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, तेरा प्रोफेशनल एड्रेस है, तेरा परमानेंट एड्रेस है, तेरा क्या है, तेरा रेसिडेंशियल एंड प्रोफेशनल एड्रेस है, किस दिन तुझे मेंबरशिप अलोकेट किया गया है, किस दिन तेरा नाम रजिस्टर में ऐड किया है, एंड साथ में तेरा क्वालिफिकेशन क्या है, एंड सीओपी है कि नहीं है तेरे पास। मोटे मोटे लेवल पे इतने डिटेल्स तेरे जाते हैं मेंबर के रजिस्टर में, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, इसको छोड़ दे। तो दो टाइप ऑफ मेंबरशिप, दो टाइप होते हैं मेंबरशिप के, दो टाइप मेंबरशिप के होते हैं। एक तो आता है तेरा एसोसिएट मेंबर एंड दूसरा आता है फेलो मेंबर। ठीक है, देख, एक तो तेरा है जॉब इन प्रैक्टिस, सॉरी सर्विस, मेंबर इन सर्विस एंड मेंबर इन प्रैक्टिस, उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहे। वो तो तू तेरा प्रोफेशन है, तू क्या करेगा, तू जॉब करेगा, प्रैक्टिस करेगा, वो तेरे ऊपर है। टाइप ऑफ मेंबरशिप में दो टाइप ऑफ मेंबरशिप होते हैं, एक होता है एसोसिएट मेंबर, दूसरा होता है फेलो मेंबर। तो ये एसोसिएट मेंबर मतलब कौन, ये तेरा ए सी ए, एंड फेलो मेंबर कौन, एसोसिएट मेंबर मतलब कौन, तेरा ए सी ए, एंड फेलो मेंबर मतलब कौन, तेरा एफ सी ए। क्या है, नहीं समझा, रुको एक मिनट। एसोसिएट मेंबर मतलब कौन, एनी पर्सन हुज नेम हैज बीन एंटर्ड इन द रजिस्टर। तो कोई भी पर्सन जिसका नाम रजिस्टर में एंटर किया है तुमने, रजिस्टर ऑफ मेंबर में, वो शाल बी डीम्ड टू हैव बीन बिकम एसोसिएट ऑफ इंस्टीट्यूट। मतलब जैसे ही तुम्हारा नाम एंटर हो जाता है ना, तब तुम एसीए बन जाते हो, एसोसिएट मेंबर बन जाते हो, इंस्टीट्यूट के साथ में तुम एसोसिएट हो जाते हो। वो तुम फिर उसके बाद में एसीए इस लेटर का यूज कर सकते हो आफ्टर हिज नेम टू इंडिकेट दैट ही इज एन एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। तो सिंपल सी बात है, एक बार रजिस्टर में नाम एंटर कर दिया, उसके बाद में तुम क्या कर सकते हो, तुम एसोसिएट मेंबर बन जाओगे एंड एसीए वर्ड का यूज तुम कर सकते हो। एसीए एसोसिएट तो सिंपल है। बात आती है फेलो मेंबर, तो क्वेश्चन आता है तो एमसीक्यू आएगा और वो फेलो मेंबर के ऊपर आएगा। ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस, मतलब फेलो मेंबर बनने के लिए तुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि तुझे फी पे करनी पड़ेगी। वैसे तो तुझे सीए बनने के लिए भी फी पे करनी पड़ती है, मतलब स्टार्टिंग में जब तू सीए बनता है ना, तो सीए मतलब तू जब मेंबरशिप में रजिस्टर करेगा ना, तो वहाँ पे तेरा क्या होता है, तेरा इनिशियल कुछ फी लेता है, साथ में अगर तू सीओपी दे रहा है ना, तो तेरा एक्स्ट्रा वाला फीस जाता है। ठीक है, तो वो तो फीस जाता है तेरा एसोसिएट के केस में। लेकिन बाद में जब तेरे को फेलो मेंबरशिप चाहिए होता है ना, तुझे एप्लीकेशन करना पड़ता है। ठीक है, एंड एप्लीकेशन के साथ में फेलो का अलग से फीस जाता है, एप्लीकेशन के साथ में तेरा फेलो का अलग से फीस जाता है। ठीक है, देख, मैं तेरे को अभी कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ जो तुझे आगे होने वाला है। तेरा एक तो जाता है, तो तेरा जो तू फर्स्ट टाइम मेंबरशिप लेता है ना, तो उसका तेरा फीस जाता है। ठीक है, उसके बाद में हर साल तेरे को फीस देना पड़ेगा। ठीक है, तू सीओपी होल्ड वगैरह करता है, तेरे को हर साल फीस देना पड़ेगा, ताकि तू
सीओपी होल्ड करे, ठीक है। उसके बाद में अगर तू 5 साल वगैरह कंप्लीट करता है ना, आगे आएगा तुझे, अगर तू 5 साल कंप्लीट करता है ना, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, फेलो मेंबरशिप के लिए तुझे अगर अप्लाई करना है, तुझे एप्लीकेशन करना पड़ेगा, फेलो मेंबरशिप का फीस देना पड़ेगा, फेलो मेंबरशिप का फीस देना पड़ेगा। तो देख, फेलो मेंबरशिप के लिए दो चीज आती है, एक तो तुझे एप्लीकेशन करना पड़ेगा ना, उसके साथ में फीस भी देना पड़ेगा। अगर तू फीस देगा ना, एप्लीकेशन करेगा ना, तब बात जाके आगे बढ़ेगी। एंड एसोसिएट मेंबर, जो एसोसिएट मेंबर है, मतलब जो यहाँ पे तुमने पहले नॉर्मल मेंबर थे, एसोसिएट मेंबर हु हैज बीन इन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 years। तो 5 साल के लिए, कम से कम 5 साल उसने क्या किया है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस में है, वो भी इन इंडिया। इसको भी तुम क्या कर लो, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर लो, भाई इंडिया में तो प्रैक्टिस कर रहा है कंटिन्यूस 5 years तक, तो तुम क्या कर सको, तुम क्या करोगे, तुम वहां पे फेलो मेंबर बन सकते हो, कंटिन्यूस प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 years, कम से कम 5 साल। उसके बाद में जब भी तू एप्लीकेशन फाइल करेगा 5 साल के बाद में, तब तू फेलो बन सकता है, ठीक है। बट कंटिन्यूस 5 साल तो तेरा, एटलीस्ट 5 years तो तेरा होना ही चाहिए। अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो क्या सर, प्रैक्टिस में नहीं है तो क्या, अ मेंबर हु हैज बीन एसोसिएट फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 years, मतलब 5 साल तो तुझे एसोसिएट बन के हो गए, एंड हु possesses such qualification as may be prescribed by the council with view to ensuring that he has experience equivalent to experience। क्या बोल रहा है, एक्सपीरियंस इक्विवेलेंट टू द एक्सपीरियंस, वाह वाह, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। नॉर्मली एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 years एज अ सीए। अगर अगर तू प्रैक्टिस में है, अगर तू प्रैक्टिस में है, तो तेरा कंटिन्यूअस प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर द एटलीस्ट 5 years, वो तो ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ, अगर मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ और मुझे एफसीए चाहिए, अगर मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ बट मुझे मेरे नाम के सामने एफसीए चाहिए, तो क्या, तो सबसे पहले 5 साल के केस में तो किधर भी नहीं होगा, चाहे तो प्रैक्टिस हो चाहे अदर प्रैक्टिस हो, 5 साल से कम तो नहीं होगा, तेरा एसीए बन के कम से कम 5 साल होने चाहिए। तो एक तो कंडीशन तेरा 5 साल का तो परमानेंट है, 5 साल से कम तो कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर तेरा प्रैक्टिस नहीं है ना, अगर तेरा एटलीस्ट 5 years का प्रैक्टिस नहीं है ना, तो हु possesses सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द काउंसिल, तो काउंसिल ने जो क्वालिफिकेशन बताए हैं, अच्छा ही तुमको नहीं दिया है, अच्छा ही टेंशन मत ले लो, जो काउंसिल ने बोला है उसके पास वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, विथ व्यू टू ensuring दैट ही हैज एक्सपीरियंस इक्विवेलेंट टू द एक्सपीरियंस नॉर्मली एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। मतलब वो अगर वो प्रैक्टिस में होता कम से कम 5 साल के लिए, अगर वो प्रैक्टिस में होता कम से कम 5 साल के लिए, तो उसके पास कितना एक्सपीरियंस होता, वो उसके पास जितना एक्सपीरियंस होता ना, कंटिन्यूस उसके पास जितना कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता 5 साल तक, तो उसके पास जितना एक्सपीरियंस होता ना, उतना ही एक्सपीरियंस है उसके पास, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस है उसके पास, एक्सपीरियंस इक्विवेलेंट टू द एक्सपीरियंस, उतना इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस है उसके पास, और वो एसीए बन के 5 साल से ज़्यादा हुआ है, तो उस केस में वो एफसीए बन सकता है। तो बनने के लिए तुझे एप्लीकेशन करना पड़ेगा, फी देना पड़ेगा। एंटाइटल टू यूज लेटर्स एफसीए आफ्टर हिज नेम टू इंडिकेट दैट ही इज अ फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। खत्म। तो दो मेंबर है, एक तो तेरा एसोसिएट मेंबर है, एक फेलो मेंबर है। एसोसिएट कुछ नहीं, सिंपल से तू क्या करेगा, रजिस्टर में जैसे नाम एंटर होता है तो ऐसे ही बन गया, एसोसिएट बन गया, बात खत्म। फेलो के लिए तुझे देखना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा, फी देना पड़ेगा। उसके साथ में अगर तू प्रैक्टिस में है कम से कम 5 साल के लिए इंडिया में प्रैक्टिस करता है कंटिन्यूस, भाई कितने एमसीक्यू बन सकते हैं, कितने एमसीक्यू बन सकते हैं, कंटिन्यूस प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 years, पूरी लाइन याद रखना है। एसोसिएट मेंबर हु हैज बीन इन कंटिन्यूस प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 years, एटलीस्ट 5 years, तो तू फेलो मेंबर बन सकता है। अगर कंटिन्यूस प्रैक्टिस में नहीं है तो तुझे क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो तू क्या कर सकता है, फेलो मेंबर बन सकता है। बट इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस के लिए तूने वहां पे भी 5 years देखना है, तो एसोसिएट बनने के बाद में कम से कम 5 years तो होने ही चाहिए, ठीक है, बात खत्म। फिर आता है डिसेबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ मेंबरशिप। कौन बंदा मेंबर नहीं बन सकता है, कौन बंदा मेंबर नहीं बनेगा, डिसेबिलिटीज फॉर द पर्पज ऑफ मेंबरशिप, कौन सा वाला बंदा है जो क्या करेगा, मेंबरशिप नहीं बन सकता, मेंबर बन ही नहीं सकता, अरे नहीं बोला तो नहीं। तो सेक्शन 8 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 ने बोला है कि कौन से पर्सन है, अ पर्सन which a person is debarred from having his name entered in or born in the register of member
कौन से लोग ऐसा है, कौन से लोग ऐसे हैं जिनका नाम मेंबरशिप में, रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं डाला जाएगा? ऐसे कौन से लोग हैं? अगर सेक्शन याद होता है तो रख दे, सेक्शन 8 है, याद होता है तो रख दे, नहीं होता है तो कोई टेंशन नहीं है, छोड़ देना भाई, क्या चटर मटर चीजों के ऊपर ध्यान देता है। सेक्शन 8 है, इसके बारे में सोच ले। ठीक है सर, बताइए कौन नहीं होता है? तो शादी करने के लिए, शादी करने के लिए जो बंदे के पास में होना चाहिए ना, वो चीज़ें अगर तुम्हारे पास हो जाती है तो तुम मेंबर बन सकते हो। क्या होना चाहिए सर? तुम्हारा एज है ना कम से कम 21 ईयर्स होना चाहिए बंदे का, ठीक है? लड़कियों के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बंदे का एज 21 होना चाहिए। लड़कियों का तो कुछ तो 18 है ना, उसको भी अभी बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ तो 21। ठीक है, तो अगर एक बंदे का एज अगर 21 होना चाहिए ना, तो भाई तू मेंबर बन सकता है। ठीक है, तो 21 ईयर्स तो तूने एज को अचीव करना है। फिर तू है ना दिमाग से पैदल नहीं होना चाहिए, मतलब तू पागल वागल नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का। और अगर तू, तेरे जेब में पैसे होने चाहिए, पैसे भी तो होने चाहिए ना भाई, शादी कैसे करेगा? ठीक है, लड़की को क्या खिलाएगा? ठीक है, पैसे होने चाहिए तेरे पास, तो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, तो भाई तू बन सकता है, तो तू बन सकता है, तू कुछ देखा जाएगा। ठीक है, क्या है देखो, क्या है देखो, इफ ही हैज not attained the age of 21 at the time of his application for the entry for the entry of his name in the register of members। मतलब जब वो क्या कर रहा है, जब वो एंट्री हो रही है ना, तब वो 21 साल का अगर नहीं है ना, अगर 21 साल का नहीं है तो भाई मेंबरशिप में, उसका रजिस्टर में उसका नाम नहीं ऐड किया जा सकता। लेकिन सर हमने तो सुना है डैश 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 कोई तो बंदी थी जो ना 19 साल में ही सीए बन गई। तो वो जो बंदी है ना, वो कैसे बन गई 19 साल में? भाई वो एग्जाम क्लियर किया है उसने। अगर किसी ने एग्जाम क्लियर किया है ना उससे पहले, तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक वो 21 साल की नहीं होती है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ठीक है, तो एग्जाम करके भी कुछ फायदा नहीं है, तो तेरे को डिग्री तभी मिलने वाली है जब तू 21 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो कोई टेंशन मत ले ले, अगर तू लेट भी किया है ना तो कोई बात नहीं है। ठीक है, 21 साल से पहले तू करेगा ना भाई, 19 साल में कौन करता है भाई एग्जाम क्लियर? मेरे को तो समझते ही नहीं है भाई, जिंदगी जियो थोड़ा। तो इफ ही हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ 21, अगर तुमने एज अटेंड नहीं किया है 21 का, तो भाई साहब तुमको देखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर द एंट्री ऑफ हिज नेम इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, तो 21 साल से पहले तो नहीं बनेंगे, 21 साल से पहले तो तुम सीए नहीं बनोगे, इतना तो गारंटीड है। मतलब नाम नहीं आएगा तुम्हारा मेंबर में, रजिस्टर में तुम मेंबर नहीं बनोगे। ठीक है, इफ ही इज इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स सो एडजस्टेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। क्या मतलब होता है? मतलब तू दिमाग से पैदल नहीं होना चाहिए, मतलब तू पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना ही तुम्हारा दिमाग खराब होना चाहिए, ना ही तुम पागल होने चाहिए। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, तो दोनों नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए। तुम है ना साउंड माइंड के होने चाहिए बंदे, तब तुम आ सकते हो। अनसाउंड माइंड है ना, तो बाहर ही रहो भाई, तुम्हारा नहीं कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इफ ही, फिर इंसॉल्वेंट के बारे में बात करता है। इंसॉल्वेंट मतलब भाई, तो अगर तेरे पास पैसा नहीं है ना, सीए बन के तू क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, तू जा भाई, हमको ऐसे गरीब वाले लोग नहीं चाहिए। ठीक है, तो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। तो इंसॉल्वेंट में दो चीजें आती है, एक आता है तेरा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एंड दूसरा आता है डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ठीक है, ये दो कंसेप्ट क्या है इसको तो अच्छे से समझ। एक होता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एंड दूसरा होता है डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब क्या? देख फॉर एग्जाम्पल, तू है ना इंसॉल्वेंट हो गया, देख एक एग्जाम्पल लेके मैं बता देता हूँ तेरे को। एक एग्जाम्पल लेके मैं तुझे बता देता हूँ, ठीक है? तो क्या हुआ था, तुझे है ना किसी को पैसे देने थे, तुझे है ना किसी को पैसे देने थे। कितने पैसे देने थे? मान ले 5 करोड़ देने थे। ठीक है, इंसॉल्वेंट होना है तो छोटा मोटा क्यों होना है भाई, बहुत बड़ा होंगे। 5 करोड़ रुपए किसी को देने थे तुझे। ठीक है, तू उसको 5 करोड़ नहीं दे पाया। वो जो बंदा था ना, मान लीजिए तो वो बंदा ए था, ए बंदे ने क्या किया, तेरे ऊपर केस कर दिया, तेरे ऊपर केस कर दिया। हाँ, और यहाँ पे उसने केस कर दिया एंड तू क्या हो गया, तू इंसॉल्वेंट बन गया। तू पैसे उसके चुका नहीं पाया, तू इंसॉल्वेंट बन गया। ठीक है, ये बात आती है। तू उसके पैसे अभी भी चुका नहीं पाया है, अभी भी तू इंसॉल्वेंट ही है। तो ये जो इंसॉल्वेंट है ना, ये है तेरा अनडिस्चार्ज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। मतलब तू पैसे अभी भी नहीं दे पाया। फिर बाद में बात आती है कि बाद में ना, बाद में तेरे पास पैसे आ जाते, बाद में तेरे पास पैसे आ जाते, तेरे पास पैसे आ जाते हैं 10 करोड़ रुपए।
तेरे पास बाद में पैसे आ जाते हैं 10 करोड़ रुपए। तू बोलता कि ये जो 5 करोड़ है ना, 5 करोड़ है ना, तू उसको क्या करता है, पे कर देता है। मतलब 5 करोड़ क्या, तू 6 करोड़ ले ले, ठीक है। अरे भाई तू पैसा ले ले, तू इंटरेस्ट के साथ में सब सब ले ले, ठीक है। उसको सारा पैसा पे कर देता है, उसको पैसा पे कर देता है ना, तो इसका मतलब तू बन जाता है डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। मतलब तूने इंसॉल्वेंट से अपना डिस्चार्ज कर लिया, तू जो इंसॉल्वेंट था ना, तूने उसको डिस्चार्ज कर लिया, मतलब तू अभी इंसॉल्वेंट नहीं है, ठीक है। तो ये अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो या फिर डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, दोनों केस में तू क्या करेगा, दोनों केस में तू मेंबर नहीं बन पाएगा। एक बार इंसॉल्वेंट हुआ तो नहीं बन पाएगा। लेकिन सर, लेकिन हमने 10 करोड़ रुपए हमने बाद में कमाए, और हमने जो पुराना इंसॉल्वेंसी था ना, उसको तो हमने पे कर दिया, तो अब तो हम इंसॉल्वेंट नहीं है, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता क्या। अब यहाँ पे बात आती है, अगर तू डिस्चार्ज है ना, तूने पैसे पे कर दिए ना, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाके तुमको एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा, एंड वहां पे उनसे लेटर लेना पड़ेगा कि जो तेरा इंसॉल्वेंसी होता है ना, ये मिस फॉर्चून की वजह से हुआ है। मतलब एक गलती से हम इंसॉल्वेंट बने थे, वैसे हम इंसॉल्वेंट नहीं है, इतने गरीब है नहीं है, गलती से बने थे एक बार। हमारा ऐसा नहीं कि हम सात पीढ़ियों से गरीब है, हमारे दादा पर दादा गरीब थे, ऐसा कुछ नहीं है, हम गलती से गरीब बन गए थे। बट अब हम सही है, अब हम इंसॉल्वेंट नहीं है, ठीक है। तो जब कोर्ट लेटर देगा कि तुम गलती से बने थे ना, तो तुमको नाम ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो देख, पहले तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है ना, मतलब अभी भी तू गरीब है, तो भाई तू हट जा, तो बात खत्म। अगर इफ ही बीइंग अ डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब तूने पैसे चुका दिए है, अब कोई बात नहीं है, पैसे चुका दिए है, और हैज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोर्ट अ सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट हिज इंसॉल्वेंसी वाज कॉज्ड बाय मिसफॉर्चून विदाउट एनी मिसकंडक्ट ऑन हिज पार्ट। उसकी कुछ गलती नहीं थी, वो जो गरीब बना था उसमें कुछ गलती नहीं थी उसकी, विदाउट एनी मिसकंडक्ट ऑन हिज पार्ट। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑब्टेन करना पड़ेगा कोर्ट से सर्टिफिकेट, ऐसा सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा स्टेटिंग दैट हिज इंसॉल्वेंसी वाज कॉज्ड बाय मिसफॉर्चून विदाउट एनी मिसकंडक्ट ऑन हिज पार्ट, ठीक है। उसको ऑब्टेन करना पड़ेगा। अगर वो ऑब्टेन नहीं करता है, तो भाई नहीं आएगा तेरा, ठीक है। अगर वो ऑब्टेन नहीं करता है तो तेरा मेंबर में, तेरा रजिस्टर में तो नाम नहीं ऐड कर सकता है, ठीक है। तो एक तो बात आती है, 21 साल तो कंप्लीट करना पड़ेगा, पागल नहीं होना चाहिए, दिमाग से पैदल नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, या फिर डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो तूने ऑब्टेन नहीं किया है क्या सर्टिफिकेट, ऐसा सर्टिफिकेट कोर्ट से कि तेरा जो इंसॉल्वेंसी हुआ था वो मिस फॉर्चून की वजह से हुआ था, मिसकंडक्ट की वजह से हुआ था, जो तेरे पार्ट में नहीं था। उसके बाद में आती है बात, तू गुंडा नहीं है। क्या मतलब तू गुंडा नहीं है? इफ he has been convicted by competent court whether within or out without इंडिया, विदाउट नहीं होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, विद इन और आउटसाइड इंडिया, ठीक है, विद इन और आउटसाइड इंडिया, ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड एंड पनिशेबल विथ imprisonment और a non-technical offense committed in professional capacity। तो बात को समझने की कोशिश कर। इफ हैज बीन कन्विक्ट किया है किसने, कोर्ट ने, वो भी कौन सा कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट, ठीक है, चटर मटर नहीं, कॉम्पिटेंट कोर्ट, वेदर चाहे वो इंडिया में हो या फिर आउटसाइड इंडिया हो, इंडिया का कोर्ट हो या फिर इंडिया के बाहर का कोर्ट हो, अगर कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, मतलब बोल दिया कि भाई साहब ये है ना, ये बंदा ना है, इसने कुछ तो गड़बड़ करी है, ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड एंड पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। तो मॉरल टर्पिट्यूड मतलब क्या, जैसे कि तूने फ्रॉड किया है, कोई फोर्जरी की है, कुछ तो गड़बड़ करी है, तो मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस किया है तूने, एंड वो ऑफेंस है ना, वो पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। उसका जो पनिशमेंट है ना, वो इम्प्रिजनमेंट का है, मतलब उसको जेल में जाना पड़ेगा, या फिर उसका पनिशेबल है, मतलब उसको पनिश हुआ है कि नहीं हुआ है वो तो बात छोड़ो, लेकिन उसका पनिशमेंट अगर हो भी जाता ना तो इम्प्रिजन का है, उसको जेल जाना पड़ता। तो पनिशेबल विथ इम्प्रिजन, पनिशेबल है या पनिश नहीं है, वो पनिश हुआ नहीं देखना है, वो जो ऑफेंस है ना, वो ऑफेंस पनिशेबल है क्या विथ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल, ठीक है। तो जेल जाने वाला ऑफेंस है क्या, वो तुझे देखना पड़ेगा। नॉन टेक्निकल ऑफेंस कमिटेड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो नॉन टेक्निकल ऑफेंस मतलब क्या, देखो नॉन टेक्निकल ऑफेंस मतलब क्या, कमिटेड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, मतलब तुमने क्या किया है, तुमने निग्लिजेंटली काम किया है, तुमने अच्छे से तुम्हारा काम नहीं किया, प्रोफेशनल वाला जो काम है ना, तुमने उसमें कुछ तो गड़बड़ की है, तुमने साइन फोर्जरी किया है, या फिर तुमने मान लीजिए कुछ तो
साइन वगैरह अच्छे से नहीं किया है, तुमने कुछ तो गड़बड़ करी है ना, तो तुम्हारे प्रोफेशनल कैपेसिटी में तुमने कुछ तो गड़बड़ करी है, वो नॉन टेक्निकल ऑफेंस होता है। मतलब अगर फ्रॉड किया है ना, बट फ्रॉड तुम्हारा प्रोफेशनल कैपेसिटी में किया है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉन टेक्निकल ऑफेंस होता है। मॉरल टर्पिट्यूड में ना तुम्हारे फ्रॉड, फोर्जरी, वो सारी चीज़ें तो आ जाती है। उसके साथ में अगर तूने चोरी की, चकारी की, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो चाहे तुम्हारा ऑफेंस है ना मॉरल टर्पिट्यूड का हो या फिर नॉन टेक्निकल ऑफेंस कमिटेड बाय प्रोफेशनल कैपेसिटी का हो, तो वहाँ पे तुमको अलाउड नहीं है, वहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, वहाँ पे तुम मेंबर नहीं बन सकते हो, तुम्हारा नाम वहाँ पे ऐड नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन क्या है तुम्हारे एक्सेप्शन, अगर वो कन्विक्शन जो है ना, अगर वो कन्विक्शन इज पार्डन्ड और द सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव द डिसेबिलिटी अपॉन एप्लीकेशन, तो सबसे पहले समझो कि ये जो पार्डन है ना, वो पार्डन चीज क्या होती है। देख, जैसे कि हमने हमने नहीं बात करी है, ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट के पास में पावर होता है कि अगर तुझे फांसी भी हुए ना, फांसी की सजा भी हो गई ना, तो वो क्या कर सकता है, वो फांसी की सजा भी क्या कर सकता है, तेरी कम कर सकता है। ठीक है, वो सजा क्या कर सकता है, तेरी कम कर सकता है। तो एक प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट ने या फिर स्टेट के लॉज आते हैं, तो तुम्हारा गवर्नर ने, ठीक है, अगर उसने क्या किया है, उसने तेरी सजा कम वगैरह की है, या फिर उसने क्या किया है, पार्डन किया है तेरा कन्विक्शन, ठीक है, तो उस केस में ये एक्सेप्शन में बैठ जाएगा, तो उस केस में तू मेंबर बन सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिमूव किया है तेरा डिसेबिलिटी अपॉन एप्लीकेशन। तूने एप्लीकेशन किया, चाहे तो प्रेसिडेंट को एप्लीकेशन करेगा, तो एप्लीकेशन के बाद ही तो क्या करेंगे, पार्डन करेंगे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को तुमने एप्लीकेशन कर दिया है एंड उन्होंने तुम्हारा डिसेबिलिटी क्या किया है, रिमूव कर दिया है। मतलब वो जो तू कन्विक्शन हुआ था ना, जो तूने गुनाह किया था ना, वो गुने से उन्होंने क्या किया है, उन्होंने तुझे वो गुने से रिमूव कर दिया है। मतलब उन्होंने क्या किया है, डिसेबिलिटी से तुझे रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। मतलब उस केस में तू क्या कर सकता है, तेरा नाम ऐड हो सकता है मेंबर में, ठीक है, रजिस्टर में, सॉरी, रजिस्टर में नाम ऐड हो सकता है तेरा मेंबर के रजिस्टर में। ठीक है, तो बात आती है कि अगर तू कन्विक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, कन्विक्टेड है, ठीक है, अगर तू कन्विक्टेड है कॉम्पिटेंट कोर्ट से, चाहे वो इंडिया में हो या फिर बाहर हो, यहाँ पे बात याद रखना है, ये जो इम्प्रिजनमेंट वाला पनिशेबल है ना, वो सिर्फ मॉरल टर्पिट्यूड के लिए है। मतलब मॉरल टर्पिट्यूड का जो ऑफेंस होता है ना, वो छोटा मोटा भी हो सकता है, तो उसके लिए सिर्फ मोटा वाला देखना है, जहाँ पे तुझे इम्प्रिजन वगैरह होने के चांसेस होते हैं, पनिशेबल है विथ इम्प्रिजनमेंट, वो वाले बड़े वाले सिर्फ मॉरल टर्पिट्यूड देखने हैं। नहीं तो तू कुछ छोटा बहुत किया है ना तूने, बहुत छोटा कुछ, तो उसके लिए कुछ है नहीं है। ठीक है, ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड एंड पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और नॉन टेक्निकल ऑफेंस कमिटेड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, इसमें एक्सेप्शन है, कन्विक्शन अगर पार्डन किया है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिमूव किया है उसके एप्लीकेशन देने के बाद में। एक पॉइंट आता है तेरा, एंड इफ ही हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट, ओहो, अगर तुझे दफा कर दिया है तेरे को मेंबरशिप से, इंस्टीट्यूट ने हकल दिया है, ऑन बीइंग फाउंड on inquiry to have been guilty of professional or other misconduct if removed for the specific period until the expiry of such period। मतलब क्या, मतलब अगर तुझे बेदखल किया है ना, तुमको बोला कि दफा हो जाओ, यहाँ से दिखना भी नहीं है, अगर तुमने कुछ गड़बड़ करी है, तुमने कुछ मिसकंडक्ट किया है और तुम गिल्टी फाउंड होते हो, मतलब तुम गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट, ये क्या है तुमको आगे जाके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम गिल्टी होते हो प्रोफेशनल अदर मिसकंडक्ट को, और वो क्या करेंगे, वो तुझे मेंबरशिप से निकाल देंगे। मैंने आपको बोला था, आपको एकदम स्टार्टिंग में बोला था कि वो क्या करेंगे, तुझे सजा देते। सजा क्या देते, जो 2 शब्द पाने के लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी ना, वो 2 शब्द तुम्हारे हटा देंगे, सीए तुम्हारे नाम से हटा देंगे। मतलब ये जो मेंबरशिप है ना, यहाँ से तुम्हारा नाम हटा देंगे, इसमें से तुम्हारा नाम निकाल देंगे। और अगर उन्होंने नाम निकाल दिया है ना, तो तुम फिर से वो उसमें नाम में नहीं डाल सकते हो। ठीक है, अगर उन्होंने परमानेंटली निकाल दिया ना, परमानेंटली मतलब उसको तुम कभी भी नहीं डाल सकते हो, तो परमानेंटली तुम्हारा हो गया, फिर तुम कभी सीए यूज नहीं कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक पीरियड के लिए तुम्हारा नाम निकाल लेते, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए तुम सीए नहीं बनोगे, 5 साल के लिए तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अगर वो 4-5 साल है, 3 महीने है ना, तो उस केस में ना, जब तक वो तुम्हारा एक्सपायर नहीं होता वो टाइम पीरियड, तब तक तुम क्या करोगे, तब तक उसको नाम को ऐड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी बिग फोर का एक पार्टनर था, रिसेंटली उसने कुछ तो फ्रॉड किया था, बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, तो उसका जो पार्टनर है ना, उसको कुछ तो 10 साल के लिए प्रैक्टिस से दूर रखा गया, उसको 10 साल के लिए प्रैक्टिस को अलाउ नहीं किया। उस
का जिसने काम चेक किया था ना, रिव्यूअर, क्वालिटी रिव्यूअर, उसको भी 5 साल के लिए उन्होंने प्रैक्टिस से बाहर रख दिया। ठीक है, तो अगर ऐसे किसी टाइम पीरियड के लिए उनको प्रैक्टिस के बाहर रखा है ना, तो भाई उस टाइम में तुमको मेंबरशिप में तुम्हारा नाम रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? अगर तुम्हारा नाम रिमूव ही किया है ना, तो भाई ऐड कैसे कर, रिमूव किया ही इसी वजह से कि तुम्हारा मेंबरशिप में नाम नहीं रहना चाहिए। तो अगर तुम्हारा नाम रिमूव किया है ना, तो जब तक तुम्हारा वो टाइम पीरियड खत्म नहीं होता है तब तक ऐड नहीं किया जा सकता। अगर लाइफ टाइम के लिए निकाल दिया ना, तो भाई कभी नहीं कर सकता, तो छोड़ दे फिर। ओहो, इंपॉर्टेंट बात आती है, फेलिंग टू डिस्क्लोज एनी ऑफ दिस डिस्क्वालिफिकेशन इज कंसिडर्ड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। मतलब क्या, मतलब क्या? तुम अनसाउंड माइंड के थे, तुम पहले दिमाग से पैदल थे, और ये चीज तुमने उनको नहीं बताई, तो क्या मानेंगे? वो मानेंगे कि तुमने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है। ठीक है, तुमने मिसकंडक्ट किया है, या फिर तुम अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट थे, या फिर डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट थे, और ये चीज़ तुमने उनको नहीं बताई है, ये चीज़ तुमने उनको नहीं बताई है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में वो मिसकंडक्ट कहलाया जाएगा। या फिर तुम कन्विक्टेड हुए थे, एंड कन्विक्टेड होने के बाद में तुमने यही चीज़ उनको नहीं बताई है, तो भी तुम क्या बोलो, क्या हो जाएगा? तुम मिसकंडक्ट माना जाएगा, वो जो है ना वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। मतलब ये चीज़ जो है ना ऊपर, अगर तुमने डिस्क्लोज नहीं की है इसमें से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन, तो उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। ठीक है, इतनी बात आती है। देख भाई, डिसएबिलिटीज फॉर द पर्पज ऑफ मेंबरशिप, सेक्शन 8 बात करता है, सेक्शन 8 बात करता है। अगर ये सेक्शन 6 होता है ना, मजा आ जाता। कुछ समझा? नहीं समझा? कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो ये जो 6 पॉइंट है ना, ये 6 पॉइंट है ना, ये 6 पॉइंट के बारे में कुछ बोला था मैंने, और कुछ नहीं। ये 6 पॉइंट है ना, इसकी वजह से बोला था, और कुछ नहीं। ठीक है, तो सेक्शन 8 है ना, सेक्शन 8 क्या बात करता है? सेक्शन 8 बात करता है कि तुम कब अपना नाम मेंबर में कब कब अपना नाम रजिस्टर में नहीं डाल लोगे मेंबर के। ठीक है, तो मैंने बोला था सबसे पहले, शादी वाली कंडीशन याद करो। 21 साल, दिमाग से साफ सुथरा, पैसे होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तेरे 4 पॉइंट बनते हैं। अगर उसने 21 साल का एज अटेन नहीं किया है, दिमाग से अनसाउंड माइंड है, एंड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या फिर डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, एंड कोर्ट से उसने एक क्या सर्टिफिकेट ऑब्टेन नहीं किया है कि उसका जो इंसॉल्वेंसी हुआ था वो मिस फॉर्चून से हुआ था, एंड उसके पार्ट में, उसके बिहाफ में कोई मिसकंडक्ट नहीं है। तो अगर ये 4 चीज़ें होती है ना, तो तू क्या करेगा? मेंबरशिप में नाम नहीं डाल सकता है, अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। ठीक है, अनसाउंड माइंड का है, 21 साल अटेंड नहीं किया। उसके बाद में अगर वो जेल वगैरह जाके आए ना, अगर वो जेल वगैरह जाके आए ना, तो भाई वो गुनहगार है, गुंडा है। अगर वो गुंडा है ना, तो भाई उसको सीए से क्या अधिकार है? वो सीए बन के करेगा क्या? गुंडा है ना, तो गुंडे का काम कर ले। ठीक है, अगर वो कन्विक्ट हुआ है ना, अगर वो कन्विक्ट हुआ है कॉम्पिटेंट कोर्ट से, वेदर विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ पे तेरे पास 2 चीजें आती है, एक मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस है, एंड दूसरा तेरा नॉन टेक्निकल वाला ऑफेंस है, इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस है एंड पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, एंड दूसरा कौन सा है तेरा? दूसरा है नॉन टेक्निकल ऑफेंस कमिटेड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। उसके बाद में तेरा एक चीज आता है कि अगर तुझे रिमूव कर दिया ना मेंबरशिप से, तो भाई साहब वहां पे तू बाद में नहीं आ सकता है। जब तक कि तेरा अगर स्पेसिफिक टाइम के लिए रिमूव किया है, तो टाइम खत्म होने तक नहीं आ सकता है। हमेशा के लिए निकाला है तो हमेशा के लिए नहीं आ सकता है। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन एक आते हैं, तुम्हारे जो कन्विक्शन है ना, कन्विक्शन वाला पॉइंट, वहाँ पे एक्सेप्शन आते हैं कि जो कन्विक्शन है ना, अगर वो पार्डन किया है किसने? प्रेसिडेंट ने या फिर गवर्नर ने, तो भाई साहब उस केस में वो एक्सेप्शन में जाएगा, मतलब वो बन सकता है, मतलब उसका नाम ऐड किया जा सकता है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका डिसेबिलिटी को रिमूव किया है, तो भी नाम ऐड किया जा सकता है। देख, ऊपर वाले पॉइंट कहते हैं डिसएबिलिटीज फॉर द पर्पज ऑफ मेंबरशिप, मतलब मेंबरशिप के लिए किस बंदे का नाम ऐड नहीं किया जा सकता। नीचे बात क्या है? किस बंदे का नाम रिमूव करना है। मतलब पहले ऊपर बात हो रही है कि ऐड करने से पहले ही क्या चीजें तुमने चेक करनी है, ऐड करने से पहले ही क्या चीजें तुमने चेक करनी है। नीचे बात हो रहा है कि तुम्हारा एक बार नाम ऐड हो गया, तुम्हारा एक बार मेंबरशिप में नाम ऐड हो गया, रजिस्टर में नाम ऐड हो गया, तो वहां पे तुमने उसके बाद में रिमूव कौन करेगा, कैसे करेगा, रिमूव कैसे होगा? सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस तुझे समझना है, काउंसिल में रिमूव एंड काउंसिल शाल रिमूव। मतलब काउंसिल अगर चाह काउंसिल अगर चाहती है ना, तो रिमूव करेगी। पहली केस, काउंसिल अगर चाहती है
तो रिमूव करेगी। दूसरी केस, काउंसिल को रिमूव करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं काउंसिल क्या चाहती है। काउंसिल क्या चाहती है वो तुमको देखना पड़ेगा। काउंसिल में रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर नेम ऑफ एनी मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन द फॉलोइंग केसेस। कौन से केसेस में? अगर कोई बंदा डेड, ऑब्वियस है ना भाई, अगर कोई बंदा डेड हो जाता है, अगर किसी की डेड होती है तो उसकी आत्मा को शांति मिले, बट उसका नाम रजिस्टर में रख के क्या करेगा तू? उसी ये मतलब अभी हो गया ना भाई, हो गया ना, अभी क्या करेगा? तो उसको, उसका नाम तुम क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई बात नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी ने रिक्वेस्ट किया है ना, अगर किसी ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई तुम क्या कर लो, मेरा नाम हटा दो, क्यों करेगा रिक्वेस्ट कोई? भाई है ना, अभी बहुत सारे जैसे टीचर लोग वगैरह होते हैं ना, उनको कुछ जरूरत नहीं ना मेंबरशिप की वगैरह, फालतू में क्यों तुमको हर साल पैसे वगैरह पे करने? मेंबरशिप की फीस होती है, पता है क्या? मेंबरशिप की फीस होती है हर साल, तो फालतू में क्यों पैसे वगैरह पे करने? तो तुम क्या करते हो? तुम बोलते हो कि देख भाई मुझे अ, अभी कुछ काम नहीं है, मेंबरशिप का कुछ काम नहीं है, तो तुम क्या करोगे? तुम उसको सरेंडर करने के लिए एप्लीकेशन करोगे। जैसे सरेंडर का एप्लीकेशन करते हो तुम्हारा नाम निकाल लेंगे। अगर तुम फिर से ले सकते हो क्या? हाँ ले सकते हो। जब तुम एप्लीकेशन करोगे वापस चाहिए तो तुमको वापस दे देंगे। तो ये बात आती है, अगर तुमको रिक्वेस्ट किया है ना, अगर तुमको रिक्वेस्ट किया है, अगर सॉरी, अगर तुमने रिक्वेस्ट किया है उनको कि हमारा जो है ना, हमारा नाम यहाँ से थोड़ा क्या कर लो, निकाल दो, तो अगर तुमने रिक्वेस्ट किया तो वो निकाल लेंगे। फ्रॉम होम अ रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड टू दैट इफेक्ट, मतलब नाम निकालने के लिए, नाम रिमूव करने के लिए किसी से रिक्वेस्ट आता है तो निकाल लेंगे। और जो फीस के बारे में बात करी थी ना, अगर वो फी पेड नहीं करते हैं तो निकालना पड़ेगा। फी पेड नहीं करते तो निकालना पड़ेगा। हु हैज नॉट पेड एनी प्रिस्क्राइब भी रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय हिम। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम प्रैक्टिस हम करते जा रहे तो हर साल तुमको प्रैक्टिस वगैरह का, सीओपी का वगैरह तुमको देना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा। अगर वो फीस तुम नहीं देते हो ना तो तुम्हारा नाम वहां से निकाल लिया जाएगा, फिर तुमसे ये नहीं हो, फिर तुमको देखना पड़ेगा, और तुम साइन वगैरह नहीं कर सकते हो, फिर तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, फीस तो तुमको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बात आती है, अब मैं तुमको बताऊँ कि आगे बताऊँ? अच्छा है, रेस्टोरेशन का पॉइंट आगे है। ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ तो जो चीज़ आती है तो ठीक है। इफ नेम हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी, देन ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन हिज नेम may be entered again on the payment of arrears of the annual fee and entrance fee along with any additional fee। तो अगर उसका नाम रिमूव किया जाता है, अगर उसने फी नहीं दी है इस वजह से, तो उसके बाद में जब उसका एप्लीकेशन बाद में आया जाएगा ऑन द रिसिट ऑफ एप्लीकेशन, उसका नाम जो है ना वो फिर से ऐड किया जाएगा, मे बी एंटर्ड अगेन ऑन द पेमेंट ऑफ अरियर्स ऑफ एनुअल फी। जो उसने पेमेंट नहीं किया है ना उसका पेमेंट उसको करना पड़ेगा, एंड एंट्रेंस फी उसको देना पड़ेगा फिर से, अलॉन्ग विथ एनी एडिशनल फी। अगर उसके ऊपर कुछ एडिशनल फी वगैरह लगती है ना, वो एडिशनल फी भी उसको देनी पड़ेगी। तो अरियर्स ऑफ एनुअल फी एंड इंटरेस्ट फी अलॉन्ग विद एडिशनल फी, तो सारी फीस वगैरह, एनुअल फी, अरियर्स ऑफ एनुअल फी, एंट्रेंस फी अलॉन्ग विद एडिशनल फी, सारी फी अगर देता है वो, तो उसका नाम बाद में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले तो अभी अभी तो रिमूव करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो अगर उसने फी पे नहीं किया है तो उसको क्या किया जाएगा? उसको रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद में जो हमने देखा था ऊपर सेक्शन 8 में, ऊपर हमने देखा सेक्शन 8 में, वहां पे हमने बात करी थी कि अगर वो फेल हो जाता है, अगर वो फेल हो जाता है टू डिस्क्लोज एनी डिस्क्वालिफिकेशन, और अगर तुमको बाद में पता चल जाता है कि इसने ना तब ये क्वालिफिकेशन, ये डिस्क्वालिफिकेशन हमको नहीं बताया था, डिस्क्लोज नहीं किया था, तब तुम क्या कर सकते हो? तब तुम उसका नाम रिमूव कर सकते हो। देखो कैसे लिखा है यहाँ पे, हु इज फाउंड टू हैव बीन सब्जेक्ट, क्या बोला है देख, सब्जेक्ट बोला है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोला है, सब्जेक्ट। हु हैव, हु इज फाउंड टू हैव बीन सब्जेक्ट at the time when his name was entered in the register of the member, or who at the time thereafter has become the subject। जब वो उसका नाम एंटर किया था तब सब्जेक्ट था, या फिर नाम एंटर करने के बाद वो सब्जेक्ट हो जाता है। टू एनी ऑफ द डिसेबिलिटीज मेंशनड इन सेक्शन 8, कोई भी डिसेबिलिटी के लिए वो सब्जेक्ट बनता है जो सेक्शन 8 में मेंशन करी है। और हु फॉर एनी अदर रीजन हैज सीज्ड टू एंटाइटल टू हैव हिज नेम बोर्न ऑन द रजिस्टर। तो पहले तो सेक्शन 8 के बारे में बात करते हैं, सेक्शन 8 के बारे में बात करते हैं। अगर वो सब्जेक्ट था जब उसका नाम एंटर में रजिस्टर होना चाहिए था, मतलब वो डिसेबल था, मतलब वो जो 6 पॉइंट है ना, ये 6 पॉइंट में अगर वो कवर होता था और उसने नहीं बताया है, अगर वो काउंसिल को बाद में पता चल जाता है तो काउंसिल क्या कर सकता है? उसका नाम यहाँ से रिमूव कर सकता है। वो तब नहीं था लेकिन बाद में बन गया, जैसे कि वो इंसॉल्वेंट तब नहीं था,
वो इंसॉल्वेंट बाद में बन गया सीए बनने के बाद, अगर वो अनसाउंड माइंड का बाद में बन जाता है सीए बनने के बाद, या फिर कन्विक्ट हो जाता है सीए बनने के बाद में, तो भाई उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो अगर वो सब्जेक्ट था जब नाम एंटर किया, या फिर वो बाद में सब्जेक्ट बन जाता है टू एनी ऑफ द डिसेबिलिटीज मेंशन इन द सेक्शन 8, तो उसका नाम रिमूव किया जाएगा। इसको अब दूसरा एक पॉइंट है, देखो इस पॉइंट को अगर समझने की थोड़ी कोशिश करो। Who for any other reason has ceased to be entitled to have his name borne on the register। ये पॉइंट क्या है देखो, who for any other reason ceased to be entitled to have his name borne on the register। मतलब क्या बोल रहा है ये, देखो इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एनी अदर रीजन से वो क्या हो जाता है, सीज टू बी एंटाइटल्ड टू हैव हिज नेम बोर्न ऑन द रजिस्टर। फॉर एग्जांपल वो चीज़ डिसेबिलिटी में कवर नहीं होती है, वो चीज़ डिसेबिलिटी में कवर नहीं होती है, कोई और रीज़न है तुम्हारा। क्या रीज़न हो सकता है देखो, जैसे कि वो है ना, फॉर एग्जांपल वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं बनता है। अगर वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, एक्चुअल में मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कौन से पॉइंट कवर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो सीए बनने के लिए तुझे इंडिया का रेसिडेंट होना ऐसा चाहिए। अगर तुम इंडिया का रेसिडेंट नहीं हो, तो वहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा। अगर तुम इंडिया के रेसिडेंट नहीं हो तो तुमको क्या हो सकता है, एनी अदर रीजन की वजह से तुम सीज कर सकते हो, ताकि तुम्हारा नाम जो है ना रजिस्टर में ना आए। ठीक है, ताकि रजिस्टर में आने के लिए तुम इंडिया का रेसिडेंट होने चाहिए। अगर रेसिडेंट नहीं हो इंडिया के तो वहाँ पे रजिस्टर में नाम नहीं आएगा। तो अगर ऐसा कोई अदर रीजन है ना, अदर रीजन मतलब तुम्हारे मिसकंडक्ट में नहीं है, बट ऐसा कोई अदर रीजन है ना, तो उस वजह से भी तुम्हारा क्या हो सकता है, उस वजह से तुम्हारा नाम रिमूव किया जा सकता है। जैसे कि पहले तुम थे रेसिडेंट, उसके बाद में तुम्हें अब्रॉड गए, फिर अब्रॉड गए और उधर ही जाके बैठ गए, ठीक है, ग्रीन कार्ड लेकर, तो उसके बाद में तुम्हारा जो नाम है ना उसको रिमूव किया जा सकता है। समझ में आया? काउंसिल में रिमूव, बट एक केस ऐसा है कि काउंसिल को रिमूव करना ही पड़ेगा, काउंसिल को रिमूव करना ही पड़ेगा। वो केस क्या है देखो, खतरनाक वाला केस है। क्या केस है देखो, द काउंसिल शैल रिमूव द नेम ऑफ एनी मेंबर फ्रॉम द रजिस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ whom an order has been passed under this act removing him from the membership of the institute। जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है ना, ऑर्डर पास हुआ है कि इसको क्या कर लो, इसको निकाल लो। कौन सा वाला ऑर्डर, देखो हमने यहाँ पे बात करी थी, वो उसको क्या किया गया है, उसको रिमूव किया गया है। वो जो रिमूव करने का ऑर्डर जो है ना, अगर उसको पास कर दिया ना, अगर वो ऑर्डर को पास कर दिया रिमूव करने के लिए, मतलब उसको बोल दिया कि यहाँ पे इस बंदे को यहाँ से हटा दो, यहाँ से इसको निकाल दो मेंबरशिप से, यहाँ इसको रिमूव कर दो, बेदखल कर दो, दफा कर दो। तो ऐसा अगर ऑर्डर पास किया है ना, तो भाई ऑर्डर सॉरी, ये ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर पास कौन करेगा, तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसिप्लिनरी कमेटी। उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो डिसिप्लिनरी कमेटी ने ऑर्डर पास कर दिया तुमको कि इसको बेदखल कर दो, इसको दफा कर दो यहाँ से। तो अगर ऐसा ऑर्डर पास करता है ना, तो काउंसिल को रिमूव करना ही पड़ेगा, काउंसिल को रिमूव करना ही पड़ेगा, मस्ट है, शाल है। देखो शाल, इस वजह से मैंने आपको फोकस किया था कि अगर ऐसा ऑर्डर आता है ना तो उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन ले लिया कि भाई इसको निकाल दो, तो उसको निकालना ही पड़ेगा, उसको रिमूव करना ही पड़ेगा। समझ में आया क्या? अरे समझे क्या मियाँ, समझे क्या? सिंपल सी बात है, काउंसिल में रिमूव, काउंसिल शाल रिमूव। किसको रिमूव कर सकता है, अगर वो डेड हो जाता है, अगर वो रिक्वेस्ट करता है कि हमें निकाल दो, तो भाई निकाल लो। अगर वो फी पे नहीं करता है तो निकाल लो। एंड अगर वो सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट था या फिर सब्जेक्ट बन जाता है डिसेबिलिटीज इन सेक्शन 8, या फिर किसी अदर रीजन से वो सीज हो जाता है मेंबर बनना, तो उसको निकाल दो। ठीक है, और किस केस में उसको निकालना है, उसको किस केस में निकालना है, अगर ऑर्डर पास हो जाता है कि उसको निकालना है, तो भाई उसको निकालना ही है। बात सिंपल सी है, बात इतनी सी है। अब ये जो निकाल दिया है ना, उसको रिस्टोर कर सकते क्या, उसको बाद में रिस्टोर कर सकते क्या? तुम्हारा नाम निकाल दिया है, उसको बाद में लगा सकते क्या, बाद में आ सकता है क्या? हाँ भाई आ सकता है, सिंपल सी बात है, आ सकता है। सीए एग्जाम तुमको एक ही बार पास करना है, ठीक है, एग्जाम बाद में पास करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम तुमको एक ही बार पास करना है, बस तुमको नाम जो है ना वो बार बार तुम क्या कर सकते हो, सरेंडर कर सकते हो, बाद में ले सकते हो, बाद में हटा सकते हो, बाद में ले सकते हो, कोई बात नहीं, जितना मर्जी चाहे कर लो, बस वो फीस वगैरह देते जाओ। ठीक है, restoration of membership, the name of the member may be restored by the council in the register on the application received in the appropriate form if he is otherwise eligible to such membership on his paying of the arrears of annual membership fees, entrance fee, additional fee determined by the council under the head।
तो वो सारी फीस तो उसको पे करनी पड़ेगी, उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कर सकता है वो काउंसिल जो है ना, वो रिस्टोर कर सकती है, उसका नाम रिस्टोर कर सकती है। यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, ध्यान देने की बात ये है, इसका इफेक्टिव डेट इन केस ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कैंसिल मेंबरशिप इन डिफरेंट सिचुएशन, मतलब किस दिन से तुम्हारा मेंबरशिप इफेक्टिव हो जाएगा। इसका काम क्या होता है, देखो इसका काम सिंपल सा होता है कि फॉर एग्जाम्पल इसका काम देखो, इसका काम देखो। फॉर एग्जाम्पल तुमने क्या किया है, तुम्हारा जो मेंबरशिप है ना, वो मेंबरशिप तुमने खुद से सरेंडर किया था 10th मई को, 10th मई 2025 को किया था फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद में तुमने उसको मेंबरशिप लिया 10th दिसंबर को, 10 दिसंबर 2025। इसके बीच में तुमने एक सर्टिफिकेट साइन किया है, इसके बीच में एक सर्टिफिकेट तुमने साइन किया है, मान लीजिए 10th अगस्त को, 10th अगस्त 2025। ठीक है, तो भाई मैंने पहले सरेंडर किया था यहाँ पे, अब मैंने लिया है यहाँ पे, तो अब जो मैंने लिया है ना, वो 10 तारीख से वैलिड होगा, 10 मई से वैलिड होगा कि 10 दिसंबर से वैलिड होगा, ये देखना पड़ेगा ना। तो ये जो डेट है ना, इफेक्टिव डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेस कर देती है। ये इफेक्टिव डेट है, तुझे समझना पड़ेगा। यहाँ पे देख ले, अभी यहाँ पे डिफरेंट सिनारियो है, डिफरेंट सिचुएशन है, उस केस में डिफरेंट डिफरेंट बातें होती है। अगर तुझे रिमूव करने के लिए ऑर्डर दिया है, किसने ऑर्डर दिया है, बोर्ड ने, बीडी ने, डीसी ने, एए ने, या फिर हाईकोर्ट ने, क्या है ये तुझे समझ में आ जाएगा बाद में। बीडी क्या है तेरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट, डीसी क्या है तेरा, डिसिप्लिनरी कमेटी, एए क्या है तेरा, एपलेट अथॉरिटी, एंड तुम्हारा हाईकोर्ट। ठीक है, तो अगर इन्होंने ऑर्डर दिया ना, तो उसको रिस्टोरेशन कब होगा, शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द सच ऑर्डर। तो उन्होंने जैसे ऑर्डर में दिया है ना, जिस दिन रिस्टोरेशन होना चाहिए उस दिन उनके ऑर्डर के हिसाब से होगा। ठीक है, तो बीडी, डीसी, ए, हाई कोर्ट। ठीक है, बीडी क्या है तुम्हारा, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, सॉरी मैंने पहले क्या बोला था, डायरेक्टरेट बोला था, क्या डायरेक्टर, वो नहीं, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी कमिटी, एपलेट अथॉरिटी एंड हाई कोर्ट, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी कमेटी, एपलेट अथॉरिटी एंड हाई कोर्ट। ठीक है, अगर इन्होंने ऑर्डर दिया है रिमूव करने का, तो उनके ऑर्डर में जैसे है ना कि बाद में रिस्टोर कैसे कब होगा, तो उसके ऑर्डर के हिसाब से, मतलब अगर उन्होंने बोला कि 2 महीने के लिए रिमूव कर दो, तो जैसे ही 2 महीने के बाद में जो डेट आता है, उस दिन पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। अगर उन्होंने बोला कि 5 साल के लिए निकाल दो, तो 5 साल के बाद में वो क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। जो ऑर्डर में जैसे है ना, उस ऑर्डर के हिसाब से तुम कर लो। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन का तुमने एप्लीकेशन किया है, एंड रिक्विजिट फी आर मेड विद इन द सेम ईयर ऑफ रिमूवल, मतलब क्या। ठीक है, देखते, रिस्टोरेशन शैल बी विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर, एंड इन अदर केसेस, बाकी के केस में क्या हो जाएगा, रिस्टोरेशन शैल बी विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच एप्लीकेशन एंड फी आर रिसीव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की बात आती है कि ये जो एक है ना चीज, ये बात करता है कि सेम ईयर में तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया, एप्लीकेशन दे दी है, एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन एंड रिक्विजिट फी तुमने सेम ईयर में दी है। तो जब तुम्हारा नाम निकाल दिया गया था ना, उस दिन से ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, उस दिन से ही तुम्हारा रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन अगर सेम ईयर में नहीं है ना, तो उस केस में अगले साल जब जाता है ना, तब जब तुम एप्लीकेशन दे दोगे, तो उस दिन से, जिस दिन एप्लीकेशन दे दोगे उस दिन से तुम्हारा जो है ना रिस्टोर किया जाएगा। नहीं समझाए तो कोई बात नहीं, आइए समझते। ठीक है, अभी यहाँ पे जो ईयर है ना, वो फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर होता है। तो यहाँ पे देखो, 10 मई को तुम्हारा क्या हुआ था, सेम ईयर में तुम्हारा क्या हुआ था, मेंबरशिप कैंसिल हुआ था। ठीक है, उसके बाद में तुमने क्या किया है, तुमने फी नहीं दिया था, 10 मई को तुमको फी देना था, तुमने फी नहीं दिया था। तो तुमने फी कब दिया, तुमने 10 दिसंबर को दे दिया फी, 10 दिसंबर को फी दे दिया। तो यहाँ पे तुम्हारा जो मेंबरशिप है ना, वो 10 मई से शुरू हो जाएगा। रिस्टोर कब होगा, जब से तुम्हारा कैंसिल हो चुका है ना, उस दिन से तुम्हारा रजिस्टर होगा, अगर तुम्हारा सेम ईयर में है, अगर वो तुम्हारा सेम ईयर में। अभी इसी केस में मान लीजिए, ठीक है इसको रहने दे, अगर इसी केस में तुमने जो एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन अगर तुमने किया है, मान लीजिए अगले साल 15th अगस्त 2026, ये एप्लीकेशन तुमने किया है, उसका फी वगैरह तुमने कब दिया है, 15th अगस्त 2026। तो उस केस में तुम्हारा जो डेट है ना, तुम्हारा जो रिस्टोरेशन जो है ना, कहाँ से प्रोसीड हो जाएगा, वो 15th अगस्त
2026 से आगे ही प्रोसीड हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर इसके बीच में जो तुमने साइन वगैरह किए है ना, वो साइन तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तुम वो साइन सारे तुम्हारे कुछ काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे पास मेंबरशिप था ही नहीं है। ठीक है, अगर तुमने सेम ईयर में किया है ना, तो तुम्हारा रिस्टोरेशन हो जाएगा जब से तुमने कैंसिल हो चुका है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन रिक्विजिट भी तुमने सेम ईयर में किया है, तो यहाँ पे तुम मार्क कर लो फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर मार्क कर लो, क्योंकि सब बातें फाइनेंशियल ईयर के बारे में हो रही है। अगर ये एमसीक्यू आता है तो ध्यान रखना फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, एक्सप्लिसिटली उन्होंने नहीं बताया है, मैं तुमको मेरे नॉलेज के बेस पे बता रहा हूँ कि ये फाइनेंशियल ईयर है। अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ दो। एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन एंड रिक्विजिट भी अगर उन्होंने सेम ईयर में करी है, जिस ईयर में उसका रिमूव किया था ना नाम, उस सेम ईयर में अगर उन्होंने दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, जिस दिन रिमूव किया था ना, उस दिन से तुम्हारा रिस्टोरेशन हो जाएगा। रिस्टोरेशन शैल बी विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वॉज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर। एंड अदर केसेस मतलब क्या, अदर ईयर में तुम्हारा सेकंड ईयर में वगैरह, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद में जब जाता है ना, तो रिस्टोरेशन shall be with effect from the date on which the application and the fee are received। मतलब जब तुम एप्लीकेशन करोगे, जब तुम्हारा फी रिसीव हो जाएगा, उस दिन के बाद में तुम्हारा मेंबरशिप रिस्टोर किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही सिंपल सी चीज आती है। सर, आईसीआई ने एक मजाक किया है, पेनल्टी फॉर फॉल्सली क्लेमिंग टू बी मेंबर। सेक्शन 24 आता है यहाँ पे। जो सेक्शन 20 है ना तुम्हारा ऊपर, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है, रिमूवल ऑफ द नेम फ्रॉम द रजिस्टर। बट वो जो सेक्शन 8 है ना, उसको याद करने की कोशिश करो। 20 का इतना कुछ है नहीं है। सेक्शन 8 है ना, उसको याद करने की कोशिश करो। सेक्शन 8 तो होना चाहिए तुमको पता। सेक्शन 24 ऑफ सीए एक्ट 1949 प्रोवाइड करता है दैट not any person not being a member of institute represent that he is a member of institute or uses the designation of CA, or being a member of institute but not having COP represent that he is in a practice or practices as a CA shall be punishable first conviction fine up to 1000। देखा मजाक? बहुत बढ़िया मजाक। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन imprisonment up to 6 month और फाइन अप टू 5000 और बोथ। दोस्त, इतना मेहनत करके तू जो सीए के 2 अवार्ड्स ले रहा है ना तेरे नाम के सामने, अगर वो कोई बंदा अगर लेता है 2 वर्ड्स, अगर वो कोई बंदा अपने नाम के आगे जो सीए नहीं है, अगर वो 2 वर्ड्स यूज करता है सीए, तो पता है उसका फाइन कितना है? 1000 रुपये। उसका फाइन कितना है? 1000 रुपये। भाई, क्यों पढ़ रहे हो तुम सीए? 1000 रुपये दे दो, सीए का नाम आ जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है। फर्स्ट कन्विक्शन तो है भाई 1000, बट सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है ना, इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 महीना, 6 महीने तक जेल जाना पड़ेगा। फाइन तो 5000 है भाई, फाइन से फर्क नहीं पड़ता, हमको फाइन नहीं चाहिए। इम्प्रिजनमेंट है 6 मंथ, 6 महीने तक जेल जाना पड़ेगा, 6 महीने तक। अगर चाहिए तो भाई ले लो, सीए का नाम, सीए का डिग्री चाहिए तुम्हारे नाम के सामने सीए, ले लो। बस 6 महीना जेल जाना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, ये 1000 है सर, 1000 ही है, क्या है 5000 है, ये लो 5000 दे दो नाम हमको चाहिए। ऐसा नहीं है, 1000 5000 के ऊपर मत देखो तुम, यहाँ पे देखो 6 महीना जेल जाना पड़ेगा, 6 महीना। ठीक है, और वो तो ठीक है भाई, 5000 के बारे में कौन देख रहा है? 5000 तो तुम दे दोगे, लेकिन जेल जाओगे क्या दोस्त? जेल जाओगे क्या? तो सेक्शन पढ़ो, सेक्शन 24 है। सेक्शन 24 ऑफ सी एक्ट प्रोवाइड करता है, अगर कोई पर्सन, अगर वो मेंबर नहीं है, नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, अगर इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है मतलब सीए नहीं है, अगर वो रिप्रेजेंट करता है कि वो मेंबर है इंस्टीट्यूट का, मतलब जो सीए नहीं है वो बोल रहा है कि मैं सीए है, या फिर वो यूज करता है डेजिग्नेशन ऑफ सीए। जैसे ना कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सीए बनने से पहले ही अपने नाम के आगे सीए, तुमने भी लिखा होगा ना चुप चुप के तुम्हारे नोटबुक में, तुम्हारे नोट्स में सीए, और उसके सामने तुम्हारा नाम वगैरह। तो ऐसा नहीं करना है। क्यों? तुमको किसी ने बोला भी होगा ऐसे नहीं करते, सीए का नाम नहीं, सीए यूज नहीं करते, ऐसा किसी ने बोला होगा। उसका रीजन ये है, अगर तुम डेजिग्नेशन यूज करते हो सीए का, तो तुमको पनिशेबल हो जाओगे। फर्स्ट कन्विक्शन के लिए 1000 रुपीज, एंड सेकंड कन्विक्शन के लिए तुमको जेल भी जाना पड़ सकता है 6 महीने के लिए। तो भाई ऐसा नहीं करने का है, पहले सीए कमाओ, कमाओ भाइयों, कमाओ। सबसे पहले सीए का नाम जो है ना, सीए ऐसे जो दिखना चाहिए ना तुम्हारे नाम के आगे सीए, उसको कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है दोस्त। मेहनत करो, कमाओ, उसके बाद में
शान से अपना नाम के आगे सीए लिख देना भाई, उसमें कोई टेंशन नहीं है। सीए बनने से पहले मत करो, ठीक है। या फिर तुम ऐसा मेंबर हो इंस्टीट्यूट का, तुम मेंबर हो इंस्टीट्यूट का बट तुम्हारे पास सीओपी नहीं है और तुम बता रहे हो कि मैं प्रैक्टिस में हूँ, सीओपी नहीं है और तुम बता रहे हो कि प्रैक्टिस में हो, तो भी तुमको क्या आ जाएगा, तुमको भी कन्विक्शन आ जाएगा। कन्विक्शन क्या है तुम्हारा, फर्स्ट कन्विक्शन में फाइन है तुम्हारा 1000, सेकंड कन्विक्शन में 6 महीने तक जेल, उसके साथ में फाइन 5000 का, या फिर दोनों 5000 प्लस 6 मंथ। तो 6 मंथ कैसे आया, ये तुम्हारा 1000 एंड ये तुम्हारा 5000, ये दो मिला के उन्होंने 6 मंथ कर दिया, ठीक है। 1K 5K 6000, 1K 5K 6 मंथ। ओ वाह भाई वाह भाई, क्या मजा आ गया, खत्म। अभी इतना। अब जो बात आती है ना, आगे जो बात आती है वो सीए इन प्रैक्टिस के बारे में आती है, उसको थोड़ा अलग से देखेंगे। थोड़ा सा जो कंसेप्ट है ना, थोड़ा सा लेंदी कंसेप्ट हो जाता है, यहाँ तक है ना, कोई कोई टेंशन नहीं था हमको। देखो अब हमने क्या क्या देखा है, सबसे पहले तो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल देख लिए, वो बातें छोड़ दो, फंडामेंटल प्रिंसिपल थ्रेट वगैरह। नोक्लर में हमने क्या देखा है, नोक्लर में हमने देखा है बेसिक बेसिक बात। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी देखी थी, किसको है, तुम्हारा सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट लिस्टेड कंपनी का, एंड ऑडिट एंगेजमेंट तुम करते हो लिस्टेड कंपनी का, एंड उसका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो नुक्लर में नॉन कंप्लाइंस कौन करता है, वो क्लाइंट करेगा, उसका टीसीडब्ल्यूजी, उसका मैनेजमेंट या फिर उसका एम्प्लॉय करेगा। एग्जाम्पल क्या थे तुम्हारा, फ्रॉड, करप्शन, ब्राइबरी, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी, बैंकिंग, सिक्योरिटी मार्केट, डेटा प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल, ये वाले सारे एग्जाम्पल थे। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या थे, तुम सर्विस दे रहे हो क्लाइंट को, तो उस केस में तुमको फाइंड हो जाता है, तुमको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में सारे लॉज एंड रेगुलेशन का तुमको नॉलेज होने की, इन डेप्थ नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में इसमें क्या कवर नहीं होता है, एक तो इनकॉन्सिक्वेशनल मैटर, मतलब छोटे मोटे मैटर, एंड दूसरी बात पर्सनल मिसकंडक्ट वाली चीजें कवर नहीं होती है अगर वो बिजनेस एक्टिविटी से अनरिलेटेड है तो। एंड दूसरी बात, डिस्क्लोजर जो कॉन्ट्ररी है टू द लॉज, उसको भी देने की जरूरत नहीं होती है। फिर हमने बात करी है 250 में एंड नोक्लार में क्या फर्क था, याद करने की कोशिश करो एकदम स्टार्टिंग में। ये से 250 मतलब स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, ऑडिट के ऊपर, मतलब ऑडिट होना यहाँ पे चाहिए, ये सिर्फ ऑडिट के केस में आएगा, अदर एंगेजमेंट के केस में नहीं आएगा। नोक्लार जो है ना, वो नोक्लार ऑडिट एंगेजमेंट की बात ही नहीं करता है, वो सीधा सीए को पकड़ता है। सीए या तो जॉब में होगा या फिर प्रैक्टिस में होगा, ऑल प्रोफेशनल अकाउंटेंट को पकड़ता है, ठीक है। तो ऐसे 250 में हमने देखा था, एक तो डायरेक्ट इफेक्ट वाले जो लॉज एंड रेगुलेशन है, एंड दूसरे अदर लॉज एंड रेगुलेशन है। ये दो लॉज एंड रेगुलेशन के बारे में बात होती थी। नोक्लार जो है ना, ये दोनों तो कवर करता ही है, ये दोनों तो आता ही है, उसके साथ में सब्सटेंशियल हार्म विथ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। सब्सटेंशियल हार्म जो है ना, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर नॉन फाइनेंशियल हो, उसके बारे में नोक्लार बात करता है। स्टेक होल्डर के बारे में बात करते हैं, जैसे 250 कोई बात नहीं करता है। नोक्लार जो है ना, बात करता है कौन होगा, तुम्हारा एम्प्लॉय होगा, इन्वेस्टर होगा, क्रिएटर होगा, या फिर जनरल पब्लिक स्टेक होल्डर होते हैं उसके बारे में। उसके बाद में 250 है ना, इमिनेंट ब्रीचेस, ये पॉइंट तुमको याद नहीं होगा। 250 इमिनेंट ब्रीचेस के बारे में बात नहीं करता है, नोक्लर बात करता है। वो क्या करेगा, वो बोलेगा जाके डिस्कस कर, पहले डिसाइड कर ले तुझे मैटर को डिस्कस करना है मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ में, उसमें तेरा प्रोफेशनल जजमेंट लगेगा, या फिर डिटरमाइन करना है कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को जाके तुझे इमीडिएटली बताना पड़ेगा, ताकि तू प्रिवेंट कर सके या फिर मिटिगेट कर सके इमिनेंट ब्रीच को। और इस केस में अगर तू डिस्क्लोजर करता है तो डिस्क्लोजर परमिटेड है, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात होती है, स्टेप्स कुछ नहीं फालतू से। डॉक्यूमेंटेशन में हमने क्या देखा, एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन क्या है, तुमने मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ में डिस्कस किया है ना, उसका रिस्पॉन्स क्या आया है, तुमने एक्शन क्या लिया है, जजमेंट क्या यूज किया है, डिसीजन क्या लिया है। उसके बाद में तुम्हारा और रीजनेबल थर्ड पार्टी टेस्ट वगैरह तो ठीक है। उसके बाद में तुम सेटिस्फाई होते हो कि तुमने पब्लिक इंटरेस्ट में तुमने क्या किया है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल किया है। तो जनरल एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन क्या था, तुमको दिखना है सिग्निफिकेंट मैटर। अगर सिग्निफिकेंट मैटर है ना, तो सिग्निफिकेंट मैटर का अंडरस्टैंडिंग सफिशिएंट आया है कि नहीं आया है, उसका एक्सटेंड तक तुमने डॉक्यूमेंटेशन करना है। सिग्निफिकेंट मैटर को तुमने डिस्कस किया है मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ में, तो डिस्कशन को तुमने रिकॉर्ड करना है, किसके साथ किया है, कब किया है, उसका नेचर क्या था, उसके डिस्कशन के रिजल्ट क्या आए थे, उसको भी तुमको डॉक्यूमेंट करने हैं, एंड साथ में आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। उसके बाद में मेंबर में देखा था हमने, दो टाइप है मेंबर के। सबसे पहले रजिस्टर के बारे में बात करी थी, रजिस्टर में तुम्हारे वो बाकी सारी चीजें जाती है, उसके बारे में तो ठीक है। टाइप्स ऑफ मेंबरशिप में हमने देखा, एसोसिएट मेंबर है, फेलो मेंबर है, ठीक है। एसोसिएट मेंबर तो तुमको पता ही, जैसे नाम ऐड हो जाता है एसोसिएट बन जाते हो। फेलो मेंबर के लिए तुमको फी देना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और वहाँ पे तुम्हारा एटलीस्ट 5 साल तक तुमने प्रैक्टिस में होना चाहिए, वो भी इंडिया में कंटिन्यूस 5 साल तक, कंटिन्यूस इंडिया में एटलीस्ट 5 साल तक प्रैक्टिस में होने चाहिए। अगर प्रैक्टिस में नहीं हो ना, तो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इक्विवेलेंट, तुम एसोसिएट होने चाहिए कम से कम 5 साल के लिए, एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए इक्विवेलेंट टू द प्रैक्टिसिंग
CA इक्विवेलेंट टू 5 ईयर्स वाला, ठीक है। उसके बाद में डिसेबिलिटी के लिए तुम्हारे पास सेक्शन 8 है। यहाँ पे हमने देखा था शादी की कंडीशन याद करो, 21 ईयर्स का एज अटेंड नहीं किया है, अनसाउंड माइंड है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, एंड तुमने वो सर्टिफिकेट ऑब्टेन नहीं किया है कोर्ट से कि तुम जो है ना इंसॉल्वेंट हुए थे, वो मिसफॉर्चून से हुए थे, एंड तो उसमें तुम्हारा मिसकंडक्ट कुछ नहीं है, ये तो बात आती है। उसके बाद में तुम गुंडे वगैरह नहीं है, मतलब कन्विक्टेड नहीं है कॉम्पिटेंट कोर्ट से, इंडिया में हो आउटसाइड इंडिया में हो। यहाँ पे तुम्हारे पास दो चीज़ आती है, एक तो मॉरल टर्पिट्यूड एंड पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, एंड दूसरी बात आती है नॉन टेक्निकल ऑफेंस, जो तुम्हारा प्रोफेशनल कैपेसिटी में वगैरह होता है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक्सेप्शन आते हैं। एक्सेप्शन क्या आते हैं, एक तो पार्डन किया है, किसने, प्रेसिडेंट ने, गवर्नर ने पार्डन किया है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, तुम्हारा रिमूव किया है डिसेबिलिटी, रिमूव किया है डिसेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद में क्या है, तुमको मेंबरशिप से हटा दिया है, बेदखल किया गया था, तो उस केस में भी तुम्हारा नाम ऐड नहीं होगा। स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है तो वो टाइम पीरियड के लिए ऐड नहीं होगा। डिस्क्लोज नहीं करते हो डिस्क्वालिफिकेशन, तो तुम्हारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। रिमूव करने के लिए मे रिमूव शाल रिमूव, मे रिमूव कब, अगर वो भगवान को प्यारा हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे तुमको उसका नाम निकाल जा सकता है। ऑब्वियस है, रिक्वेस्ट हैज़ बिन रिसीव्ड, अगर रिक्वेस्ट रिसीव हो जाता है किसी का नाम हटाने के लिए तो हटा दो, फी नहीं दिया है तो हटा दो। एंड अगर सब्जेक्ट होता, जब उसका नाम एंटर किया है तब वो सब्जेक्ट था, या फिर बाद में वो सब्जेक्ट बना, किसका, डिसेबिलिटीज जो है सेक्शन 8 में उसका सब्जेक्ट बना, या फिर किसी और चीज़ की वजह से, एनी अदर मैटर की वजह से वो चीज़ हो जाता है उसका नाम एंटर करने के लिए, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम नाम उसका रिमूव कर सकते हो। एंड शाल रिमूव करना ही पड़ेगा अगर ऑर्डर पास हो जाता है। ऑर्डर पास क्या होता है उसको हम आगे जाके देखेंगे, कैसे ऑर्डर वगैरह पास होता है। रिस्टोर किया जा सकता है, उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, फी देना पड़ेगा, बाकी सारी फी, मेंबरशिप का फी, एप्लीकेशन का फी, एडिशनल फी जो भी है सब फी देना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, रिस्टोर हो सकता है। इफेक्टिव डेट क्या रहेगा, डेट के लिए सबसे पहले अगर ऑर्डर है, किसका है, बीडी का, डीसी का, एए का, हाईकोर्ट का, तो जो ऑर्डर में दिया है उसके हिसाब से कर लो। अगर पेमेंट की वजह से उसने पेमेंट नहीं दिया, इसकी वजह से उसको निकाला है ना, तो अगर वो सेम ईयर में एप्लीकेशन एंड पेमेंट देता है, तो पहली बार जब उसका रिस्टोर रिमूव किया था ना, उस दिन से तुम क्या करोगे, उस दिन से उसका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। अगर उस ईयर में, सेम ईयर में नहीं देता है, अगले साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल के बाद देता है, तब जब एप्लीकेशन एंड फी देगा ना उसके बाद में, तो जिस दिन एप्लीकेशन देगा उस दिन से तुम्हारा रिस्टोर हो जाएगा। पेनल्टी क्या है, तुम अगर फॉल्स क्लेम करते हो तुम मेंबर हो जबकि तुम मेंबर नहीं हो, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हो मेंबर जब तुम मेंबर नहीं हो, या फिर तुम यूज करते हो सीए जब तुम मेंबर नहीं हो, या फिर तुम सीओपी, तुम मेंबर हो बट तुम्हारे पास सीओपी नहीं है और तुम बताते हो कि हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उस केस में तुमको पनिशेबल हो जाएगा। फर्स्ट कन्विक्शन 1000 ओनली, सेकंड कन्विक्शन 5000 ओनली, बट साथ में 6 मंथ के लिए जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। या तो जेल जाना पड़ेगा या तो फाइन देना पड़ेगा, या फिर दोनों देना हो सकता है। 5000 रुपये दे दो, जेल भी जाओ, सब कुछ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं इस वीडियो में। आगे हम बढ़ेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए इन प्रैक्टिस से, सीए इन प्रैक्टिस के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ पे थोड़ा रोक देते, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।